एक बच्चे ने ये वीडियो सेंड की और इस वीडियो को देखकर मैं हैरान हो गया। ये वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। सांप कैसे मेट्रो के अंदर है, भाई साहब ऐसे ऐसे लिपट लिपट कर घूम रहा है यहाँ पर। अगर कोई इंसान जिसको सांप से डर लगता है उसके सामने सांप आ जाए तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। मुझे एक दोस्त की स्टोरी याद आ गई। उसके सामने उन्हें सपेरे सांप लेकर घूमते और सामने लाकर कर देते हैं कि अपनी विश मांग लो पूरी हो जाएगी। तो उसके साथ में ऐसा किया गया था, 3 दिन तक बंदे को जो है ना इतनी बुरी सिचुएशन उसकी रही, मतलब उसको बार बार उसके सपने आते रहे। कई सारे लोग सांप से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो सोचो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर में अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत लार्ज स्केल पर एक तरीके ना बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों से। आप लोगों को मौका मिले अगर पालने का सांप को, क्या आप लोग सांप को पालोगे? ये एक ऐसी चीज़ होगी कि अगर किसी को ये चीज़ अगर इंजॉय करनी है तो उसको अपने प्राइवेट स्पेस में इंजॉय करें। समझ में आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेकर इस तरीके से चीज़ों को चलना ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस रिसेंटली अभी वायरल हो रही हैं जिसमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक अलग तरीके से देखने का नज़रिया बना दिया गया है। जैसे कई सारे लोग तो कोई डांस कर रहा है उसमें, कोई वहाँ पर मतलब अलग ही लेवल पर लगे हुए हैं वहाँ पर। ऐसी मतलब ऐसा लगता है कि कई बार तो इस तरह की चीज़ें देखकर कि एक ऐसे समाज में हम लोग रह रहे हैं जिसको दूसरे इंसान से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इसकी वजह से दूसरे इंसान पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। यानी कि जो एक सेंसिटिविटी होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आती है जब कोई ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं। इसमें आप लोगों की क्या राय है अगर इसको आप लोग देखते हैं? ये वीडियो अगर किसी को देखनी हो तो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते तो कॉपीराइटेड बेसिकली वीडियो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा तो देखना आप लोग समझ पाओगे कि किस तरीके की फीलिंग आ रही है जब ये लहराता हुआ इस तरीके से घूम रहा है वहाँ पर। ठीक है, बाकी दोस्तों बहुत शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। शानदार क्यों? क्योंकि आज जो है बैलेंस डाइट, जिसको आप लोग INA बोलते हो और प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हो, आज के बहुत सारे शानदार हम लोग चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आप लोगों के स्टार्टिंग में आर्टिकल रहेंगे, जैसे आप लोगों से बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा अकीरा के बारे में, सकीरा नहीं अकीरा। ठीक है, इसी के साथ में इसरो और ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ को लेकर अभी यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं और ये डेब्रीज क्या होती हैं और अभी क्यों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया न्यूज़ में आ गई इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। उड़ान स्कीम, देश का आम नागरिक उड़ रहा है भाई साहब पर, लेकिन अभी सदमे में आ गई, आखिर क्यों? पूरा तसल्ली में डिस्कस करेंगे। GI टैग के बारे में डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, और ये न्यूज़ तो स्टार लगाने वाली है। आइबेरियन वुल्फ के बारे में आप लोगों ने प्रीलिम्स के अंदर देखा होगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन जो शायद ही किसी ने सुनी होगी, अगर सुनी हो तो बताना, ये है बेसिकली एंडोनेशिया। तो यहाँ पर ये कहाँ पर है लोकेटेड, अगर मैं पूछूं, चलो कॉन्टिनेंट ही बता दो और तो बाद में देखेंगे। ठीक है, एक तो उड़ान स्कीम हो गई, फिर ऐसे ही बहुत ही तसल्ली में PM श्री स्कीम कवर करेंगे। ये शॉर्ट न्यूज़ होगी। चाइल्ड मैरिज, आसाम के अंदर में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, आसाम फिर से क्यों इसके लिए सदमे में आ गया है। इसी के साथ में हमारी जो GDP है उसके बारे में बात करेंगे, 6 ट्रिलियन की बात की जा रही है, तो इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ होगी। लोकमान्य तिलक अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, एक अवार्ड भी आप लोगों का कवर होगा। स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल आखिर क्या है और क्यों न्यूज़ में है, ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है देश के अंदर, आप लोगों को पता होना चाहिए जरूर। ठीक है, रैंकिंग और रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। वैसा HDFC ने SBI को पछाड़ दिया है, कैसे समझेंगे तसल्ली में। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी ये हमारे देश में हो रही है, कहाँ पर हो रही है और ये किस तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है वो भी समझेंगे बहुत तसल्ली में। फिर इसके बाद में क्वेश्चन, CSAT का क्वेश्चन, और इसी के साथ में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट डिस्कस करेंगे। बड़ी ही प्यारी सी 5 वोकेबलरी होंगी जो आप लोगों की इंग्लिश को इंप्रूव करने की बात करेंगे, और जो अच्छे आंसर देगा कल की वीडियो के नीचे उसका नाम जो है वो पिन किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो के अंदर में जो ढंग से आंसर देगा, तो ये है पूरी बैलेंस डाइट। एक बच्चे ने बोला था कि सर इंट्रोडक्शन ऐड कर दिया करो मैंने कहा चलो ठीक है यार, टाइम लगता है इन चीज़ों में, थोड़ी छोटी चीज़ होती हैं, काफ़ी टाइम ले जाती हैं, पर चलो अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो इसको जरूर ऐड करेंगे। आर्टिकल सारे अलग अलग न्यूज़पेपर से होंगे, जो कि मेन सोर्स रहेगा वो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है। काफ़ी तसल्ली में एक एक पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर होता हुआ चलेगा, तो पूरी वीडियो को तसल्ली में देखेगा, टकटकी लगाकर। टकटकी लगा मतलब बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करना है, तभी आप लोग क्वेश्चन के आंसर भी दे पाओगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक मीन्स के लिए कोटेशन है जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, बोला जा रहा है द बेस्ट वे होता है ना अपने आप को, अगर आप लोगों को खोजना है तो लूज करो अपने आप को यहाँ पर सर्विस ऑफ द अदर्स। यानी कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कोई इंसान जो है वो कितना रेस्पॉन्सिबल है, उसके हाथ में पावर दे दो और फिर पावर देने के बाद में देखो किस तरीके से ट्रीट करता है। अगर वो उस टाइम पर भी सेम ट्रीटमेंट देता है जो विदाउट पावर था, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर पावर जो है चढ़कर नहीं बोल रही है। तो इसीलिए कहते हैं एक इंसान, आप लोग खुद सोचो, अगर नॉर्मली किसी के 100 रुपए गिर गए
और आप लोगों ने वो 100 रुपये उठा लिए और उसको ले जाके दे दिए। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। एक तरीके से इंसान जो है वो एक तरीके से ना दूसरे की चीज़ को लेकर इतना सेंसिटिव है कि यार उसकी चीज़ उसके पास में पहुंचनी चाहिए। पर लेकिन सोचो उसी जगह पर अगर उस सामने वाले इंसान के जो है 10 लाख रुपए गिर जाए और किसी ने देखे ना हो, तो क्या उसको वो प्रोवाइड कराए जाएंगे? तो यहाँ पर 99% लोग जो हैं वो यहाँ पर उसको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, अपना उनको लेकर भागने की कोशिश करेंगे। 1% लोग होंगे जो उस टाइम पर भी सोचेंगे नहीं यार किसी और का पैसा है। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपनी मेहनत की कमाई को अगर जिंदगी में आप लोग एक तरीके से रेस्पेक्ट करना सीखोगे, उसको एंजॉय करना सीखोगे, तो आप लोग हमेशा इन चीज़ों को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो यही बोला गया कि दूसरों की सर्विसेज में देखो, अपने लिए कितना भी कमा ले इंसान खुश नहीं रह सकता, पर किसी दूसरे के लिए जरा सा भी कुछ कर देगा ना तो दिल के अंदर जो तसल्ली मिलेगी और जो मजा आएगा, आप लोग खुद देखना जब जिंदगी में आप लोग कमाने लगोगे ना, उस कमाई का ओनली 5% आप लोग किसी दूसरे के लिए खर्च करके देखना। 95% कमाई अपने ऊपर खर्च कर लेना, ये 95% इतना सुकून नहीं देगी जितना ये 5% सुकून देकर जाएगी। ये मैं गारंटीड बता रहा हूं आप लोगों को। नहीं यकीन आता है तो जब कमाओगे इसको देखना यूज कर कर, किसी दूसरे के लिए किसी की फीस भर दी, किसी को किताबें दिला दी या फिर किसी को कपड़े दिला दिए, करके देखना कितनी तसल्ली मिलती है, कितना सुकून मिलता है। उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है भाई साहब, ठीक है। तो अगर कुछ लिखने के लिए आए एथिक्स के अंदर में यहाँ पर कि किस तरीके से सर्विसेज के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो एक बेस्ट कोटेशन आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। बाकी अगर जिंदगी को लेकर सीरियस हो, करंट तो यहाँ पर इस वीडियो में कवर हो गया। अगर स्टैटिक पोर्शन भी सारा कवर करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लासेस हैं आप लोग की एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलती हैं। तो जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में अगर प्रैक्टिस भी आप लोग कर कर चलोगे तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसको आप लोग जरूर विजिट करना। अगर लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग को 1 साल बर्बाद होने से बचा सकती है और सीरियस तरीके से आप लोग अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन है आप लोगों के सामने और इसी के साथ में यहाँ पर ये वेबसाइट है, तो इसको आप लोग जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि गंदा है बहुत गंदा है पर क्या करूं मेरा धंधा है। ये पता नहीं मैंने कहाँ पे सुना था, पर लेकिन जब मैंने सुना तो मेरे माइंड में सेट हो गया ये। क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, जब इंसान जो है कुछ ऐसे काम कर रहा होता है कि उसको पता है कि ये गलत है, पर लेकिन फिर भी वो उस काम को कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका बिजनेस बन चुका होता है। यही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आप लोगों से मैं बात करूंगा अकीरा के बारे में। सकीरा नहीं अकीरा अकीरा सकीरा से याद रख लेना आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अकीरा है क्या? यहाँ पर बेसिकली ये एक तरीका रैंसम वेयर है। आखिर ये रैंसम वेयर क्या होता है? ये इतना खतरनाक है कि CERTIN यानी कि इंडिया का जो CERT है उसने वार्निंग इशू कर दी है पूरे कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड के जो लोग हैं इंडिया के अंदर में कि भाई साहब चौकन्ने हो जाओ, यानी कि अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। तो उनको चौकन्ना रहने के लिए बोल दिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनको चौकन्ना रहने के लिए बोल दिया है? और ये अकीरा कर क्या रहा है? अकीरा पे तो बाद में चलेंगे, पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल चीज बताता हूं जो कि आप लोगों की लाइफ में भी आप लोगों को काम आएगी और अपने घर वालों को भी आप लोग बता सकते हैं, खासकर जो मोबाइल वगैरह यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप लोग कोई भी मोबाइल वगैरह कोई डिवाइस अगर यूज करते हैं, मोबाइल या फिर लैपटॉप, उसमें कोई भी गलत फाइल किस तरीके से एंटर करती है, इसमें कई तरीके आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों के पास में कोई मेल आया, आप लोगों ने उस मेल को क्लिक कर दिया और उससे कोई फाइल डाउनलोड हो गई, तो आप लोगों का सिस्टम जो है, आप लोगों का मोबाइल जो है वो सामने वाले के कंट्रोल में आ जाएगा। कई बार इस तरीके के मैसेज आते हैं, कई बार आप लोग गलत तरीके के जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा SLV यानी कि स्टडी लवर के नाम से जो एप्लीकेशन था, जैसे ही वो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था उसके डुप्लीकेट एप्लीकेशन भी आप लोगों को दिख रहे थे। उस टाइम पर कई सारे बच्चों ने मुझे फोटो क्लिक कर कर यहाँ पर सेंड की। क्यों? क्योंकि कई तरीके के लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को बदनाम करना चाहते हैं, तो उसके नाम के गलत तरीके से एप्लीकेशन बनाकर उस पर उल्टी सीधी चीज डालते हैं, फिर उससे पैसे लेते हैं और बच्चों को लगता है या फिर इंसान को लगता है कि वो इंसान कर रहा है जिसका ये एप्लीकेशन है, तो उसकी इमेज जो है यहाँ पर खराब होती है। तो इमेज डिस्ट्रॉय करना भी ये पर्टिकुलर सिस्टम का एक तरीका होता है। ये भी आप लोगों को यहां पर इससे पता चलेगा। ये सिस्टम में अगर एक बार आ गया, इसका नाम है रैंसम वेयर। रैंसम वेयर क्या होता है? एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि किसी के बच्चे को किडनैप करके उससे फिरौती मांगना कि भाई साहब अपना बच्चा वापस चाहिए ना, तो तुमको ना बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो यही सिस्टम यहां पर क्रिएट किया गया इस अकीरा के द्वारा। जैसे ये अकीरा सिस्टम के अंदर में एंट्री कर रहा है तो डॉट अकीरा के नाम से उस फाइल का नेम चेंज कर दे रहा है
और वो फाइल आप लोग ओपन नहीं कर पाओगे। सोचो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोगों के लैपटॉप में है या फिर मोबाइल में है, और उसके अंदर में कोई वायरस एंटर कर गया और वो वायरस अब आप लोग कह रहा है कि ये फाइल ओपन नहीं कर सकते, अगर करना है तो मुझे $500 जो है पेमेंट कर दो। तो क्या हो गया, ये आपकी फाइल आपसे ही आपको ही दिखाने के लिए वो पेमेंट मांग रहा है। तो ये हो गया एक तरीके की फिरौती मांगना हो गया, और ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है उनको कंट्रोल कर लेता है, कई बार पूरा सिस्टम कंट्रोल कर लेता है कि अगर सिस्टम भी आप लोगों को ओपन करना है तो इतना पैसा जो है मेरे अकाउंट में भेज दो। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार इंसानों के इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, और उनको मजबूरन यहां पर ये काम करना पड़ता है। तो इसीलिए जो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है इंडिया की, उसने यहां पर एक वार्निंग इशू की है कि अकीरा रैंसमवेयर है यहां पर ये, और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, खासकर जो नेटवर्क है, खासकर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड यानी कि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं। आप लोग खुद सोचो, एक बिजनेस करने वाला जो इंसान है, कोई अगर हमारे देश में बिजनेस कर रहा है, मान लो अंबानी का नाम ले लो, अदानी का नाम ले लो, और उनके कंप्यूटर को अगर कोई इस तरीके से हैक कर लेता है, आप लोग खुद सोचो एक मिनट के लिए, अगर उनका कंप्यूटर हैक कर ले तो उसके अंदर में कितनी इंपॉर्टेंट फाइल होंगे। तो ये इनसे अगर 100 करोड़ रुपए भी मांगेंगे ना तो भी वो उनको पकड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए सबसे सही इनका जो निशाना है वो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि वहां से आसानी से इनके पास में चीजें जो हैं ये इनके पास में पहुंच जाती है। आप लोग कुछ बातें मैं बताता हूं जिससे आप लोग अपने आप को सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कई बार कई सारे मेल आप लोगों के पास में आते हैं, एक तो बिना किसी भी ऐसे अनजाने किसी मेल को आप लोग ओपन मत करे कीजिए, इससे कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। पिछले कुछ टाइम में कई सारे लोगों के इवन इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक हुए, क्योंकि उनकी जीमेल आईडी के साथ में वो कनेक्ट थे और उसमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर कनेक्शन आया जिसमें उन्होंने क्लिक किया और उसकी वजह से यहाँ पर उनका इंस्टाग्राम तक यहाँ पर हैक हो गया। और कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि सेलिब्रिटी है अपने आप में, उनको भी ये दिक्कत देखने को मिली। यहाँ पर कई बार क्या रहता है, इन्फेक्टेड पेन ड्राइव। आप लोग अक्सर क्या करते हैं, आप लोगों ने किसी की पेन ड्राइव ली, अपने सिस्टम में लगा दिया, उसमें सिस्टम में पता चला कुछ उल्टी सीधी चीजें हैं, आप लोगों के सिस्टम में एंट्री की गई और फिर क्या हुआ, आप लोगों का सिस्टम लॉक और बोल रहा है कि पैसे दो तो भाई साहब खोलो। कई बार क्या होता है, कई सारी वेबसाइट पर आप लोग जाते हो, वेबसाइट पर ऑलरेडी कई बार गूगल भी वार्निंग देता है कि इसको आगे लेकर मत चलो, ये सिक्योर और सेफ नहीं है। तो भाई साहब मान लेना चाहिए, जैसे बड़ों की बात मानते हैं ऐसे गूगल बाबा की भी बात मान लिया करो और उस पर एंट्री करने से रुक जाया करो, वरना वो एंट्री तो करा लेगा, फिर एग्जिट आप लोग की मुश्किल हो जाएगी और फिर आप लोग दिक्कत में आ जाओगे। या तो आप लोग का डेटा जाएगा या फिर आप लोग का पैसा जाएगा। अब जो भी चीज जाएगी, नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसलिए जरूरी है कि इन चीजों का ध्यान रखा जाए। ऑनलाइन आकर तो बैठ गई है दुनिया पर, लेकिन अवेयरनेस के नाम पर आज की डेट में बिल्कुल जीरो है, क्योंकि नॉर्मली ये सारी चीजें जो हैं बच्चों के स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, जो कि अब जाकर थोड़ी थोड़ी सी चीजें ऐड करना स्टार्ट किया है। जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे पहले तो इन चीजों के बारे में ज्यादातर हायर एजुकेशन सिस्टम में जाकर चीजें प्रोवाइड कराई जाती थी, पर लेकिन आज की डेट में छोटा छोटा बच्चा भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शॉर्ट्स बना रहा है यार। तो इनको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर दिक्कत झेलनी यहाँ पर पड़ सकती है। इसके अगर कोई यहाँ पर इसमें एंट्री कर ले तो इसको 4 तरीके से वो देखा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला तो यहाँ पर क्या होता है कि पूरा डिवाइस को लॉक कर दिया। ठीक है, डिवाइस को लॉक करने के बाद में आप लोगों से बेसिकली पैसे मांगेगा। दूसरा क्या होता है, रैंसमवेयर। ये क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में अपना व्यापार करते हैं, तो उसमें आप लोगों को देखेंगे परेशान करते हुए। कई बार ये डबल तरीके से भी काम करते हैं, पहले आप लोग ये फाइल निकाल लेंगे, फिर आप लोग ये फाइल के पैसे मांगेंगे, फिर कंप्यूटर को अनलॉक करने के पैसे मांगेंगे, और ये आप लोग की डिवाइस को इनेबल करके बेसिकली आप लोग का सारा डेटा भी चोरी कर लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिससे कई सारे इंसानों को बहुत सारा नुकसान होता है। और खासकर इंपैक्ट क्या पड़ता है, अगर आप लोग एक स्टूडेंट के तरीके से सोचोगे तो आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएगी, पर लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सिस्टम, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में सोचें तो आप लोग इसकी ग्रेविटी समझ पाओगे। सबसे बड़ी बात तो यह कि डेटा का लॉस हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस भी साथ में देखने को मिलेगा, क्योंकि पैसा मांगेगा सामने वाला। और इससे भी बड़ी बात है, किसी भी इंसान का मोबाइल आज की डेट में उसकी जिंदगी का आईना है। उसमें कैसे फोटोज हैं, उसमें किस तरीके मेल्स मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप पे किस तरीके की चैट हो रखी है किसी के साथ में, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट चीज होती है जो इंसान नहीं शेयर करना चाहता। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड के नंबर, अपने दूसरे सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड दूसरे नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल में सेव करके रखता है। तो सोचो 1 मिनट के अंदर में क्या क्या दिक्कतें उस इंसान को झेलनी पड़ सकती है। जरा सी देर में सारी चीजें उसकी आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएंगी, उसकी प्राइवेसी जो है वो पब्लिक में तैरती हुई नजर आएगी। और इससे क्या होगा, सोचो अगर उसमें कुछ प्राइवेट पिक्चर्स हो या फिर कुछ ऐसी वीडियोस हो जो कि उसने इंसान ने सेव कर रखी हो पता नहीं किस पर्टिकुलर मोमेंट की, और वो पब्लिक में एक बार आ जाए तो क्या होगा, सारी की सारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी 1 सेकंड के अंदर में। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इन सब चीजों को बचाने के लिए तो इंसान क्या करता है, फिर कितने भी पैसे ले लो भाई साहब, चाहे सारे पैसे ले लो पर मेरी इज्जत छोड़ दो।
इस तरह की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसीलिए बड़े बड़े लोगों को ये टारगेट करते हैं, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या फिर मैं हूँ, आप जैसा कोई है, उनको टारगेट करके क्या करें, कुछ नहीं मिलने वाला, ले जा भाई पड़ी अगर मान लीजिए मेरा लैपटॉप किसी ने उड़ा दिया तो हाँ ये हो सकता है कि पीडीएफ जो जैसे कि पिछली बार कोई पीडीएफ थी वो डिलीट हो गई थी, इस तरीके की चीजें हो सकती है। वरना क्या लेगा, पढ़ ले भाई साहब, आईएनए की वीडियोस पढ़ी हुई है, पढ़ ले भाई साहब, अपना तू भी अपना ज्ञान बढ़ा ले तो ये चीजें हैं। पर लेकिन सोचो कोई बिजनेसमैन है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर कि आप लोग अपने सिस्टम को सिक्योर रखो। और इसमें मैंने आप लोग को एक बात और बताई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों के पास में एटीएम है तो कोशिश करो अपने पास में 2 अकाउंट रखो एटलीस्ट। एक अकाउंट तो वो रखो जिसमें अपना आस पास कहीं आप लोग को सामान खरीदना है या फिर मार्केट से पैसे निकालने थोड़े बहुत, और बाकी सेविंग के लिए दूसरा अकाउंट रखो। उसका कोशिश करो कि उसका तो एटीएम भी मत रखो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कर लो पैसा, अगर वहां से पैसा ट्रांसफर करना है। क्योंकि इतने सारे फ्रॉड के केसेस आते हैं और जिसकी कुछ हद नहीं है, बेइंतहा। बहुत सारे मेल तो मुझे आते हैं बच्चों के कई सारे कि सर ये हो गया, क्या करना है इसका। सीधा सीधा सिक्योर जो अपना बेसिकली साइबर डिपार्टमेंट है पुलिस का, उसमें कॉन्टैक्ट करो यार, वो यहाँ पर बताएंगे इसके लिए। क्योंकि ये जरूरी है रिपोर्ट करना, रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। और मेहनत की कमाई जाती है तो फिर इंसान को पता चलता है कि किस तरीके से दिक्कत होती है। अच्छा, एक टिप है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर इसको यूज़ कीजिएगा। एक मूवी है जो आई थिंक तमिल की मूवी है, और ये जो मूवी है 2019 में रिलीज हुई थी, द रिटर्न्स ऑफ अभिमन्यु। हो सकता है आप में से बहुतों के द्वारा वो देखी भी गई होगी। जिसके द्वारा नहीं देखी है, अपने आप भी देखना उस मूवी को, टाइम लगे, और अपनी जो फैमिली मेंबर है उसको भी आप लोगों को दिखानी है। उससे आप लोग समझ पाएंगे कितने खतरनाक लेवल पर ये खेल आज की डेट में खेले जाते हैं, जिससे कि आप लोग आगे आने वाले टाइम में अपने आप को सिक्योर रख पाएंगे। और बाकी प्रोटेक्शन करने के और कुछ मेजर्स भी हैं, जैसे आप लोगों के मोबाइल के अंदर में जो भी डेटा रहता है उसका हमेशा कोशिश करो बैकअप रखो, क्योंकि पता नहीं कब आप लोगों को अपनी डिवाइस जो है उसको फॉर्मेट मारना पड़ जाए। खासकर अगर कोई एप्लीकेशन है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था पिछले कुछ टाइम पे कुछ बच्चों का वीडियो जो है एप्लीकेशन पर नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि वो पुराना वर्जन यूज कर रहे थे। तो कई बार क्या होता है, एप्लीकेशन में अपडेट्स आते रहते हैं, तो उनको आते ही इमीडिएटली अपडेट करो ताकि आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिले। और अपडेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे भी किसी भी एप्लीकेशन में अपडेट्स आती है उसकी सिक्योरिटी भी एकदम इमीडिएटली बढ़ जाती है। सिस्टम को अपडेट करो, जैसे क्रोम होता है उसमें भी अपडेट आती है, अपने क्रोम को अपडेट करो। ईमेल ऑथेंटिकेशन रखो, अपना मोबाइल जो है उसमें भी आप लोग अपने ईमेल में भी आप लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखो, अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं, ताकि आप लोगों के पास मेल आए, किसी को पासवर्ड भी पता चल जाए तो कोई भी आप लोग का जो है वो अकाउंट का कुछ ना बिगाड़ पाए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, डेटा इंस्क्रिप्शन होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप लोग बहुत सारा डेटा अपना वैसे ही रखते हो, जैसे नहीं मोबाइल से डेटा जाता है, मोबाइल से डेटा आता है, तो डेटा को उस तरीके से रखना चाहिए एक तरीके से। खासकर ये अगर बात करें, बचने के तरीके भी हैं कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पर वो होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए नहीं, खासकर बेसिकली ये डिवाइस के लिए है, जो कि इस तरीके से अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं। अटैचमेंट ब्लॉकिंग, कुछ भी ऐसा अटैचमेंट जो आता है अपने आप ही कोई भी फाइल जो है वो अटैच हो जाती है, ये ब्लॉक होना चाहिए। खासकर जो डाउनलोड नहीं होता, कुछ डाउनलोड करने चाह रहे हो उसके साथ में कुछ और डाउनलोड हो गया। चाइनीज जो मोबाइल है उसमें बहुत होते हैं, कई सारे बच्चे मेल कर रहे थे कि सर एप्लीकेशन डाउनलोड किया था उसके साथ में ये और डाउनलोड हो गया। तो ये कई बार चाइनीज मोबाइल फोन में बहुत ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। सिक्योरिटी ऑडिट भी जरूरत है, रेगुलरली यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल इनके द्वारा नेटवर्क कोड इन सब चीज़ों को सिक्योरिटी ऑडिट करता रहना चाहिए, ताकि ऐसे कोई भी इशू देखने को न मिले, वरना बाद में बहुत बड़े खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। देखो दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि ऐसा हमारे देश में ही ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बड़े बड़े देश जैसे यूएसए जैसी कंट्री भी आज की डेट में जो है उन्हें कहते हैं कि लोहे के चने चबा रहे हैं, जब चाइनीज या फिर अलग अलग देश के जो हैकर जो है यहाँ पर अटैक करते हैं। तो ये बहुत ही वनरेबल सिस्टम है। सोचो आज की डेट में अगर पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर अटैक किया जाए तो क्या क्या चीजें रुक सकती हैं। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट हैक किया गया था अभी महाराष्ट्र के अंदर में कुछ दिनों पहले। उससे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट पर अटैक किए गए और यहाँ पर बताया गया कि कहाँ से अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है। कई बार तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कई बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। हमारे देश के अंदर में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है जो इसके लिए काम करती है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी के चलते यहाँ पर जो बात रहती है कि कैसे यहाँ पर बेसिकली हैंडल करना है, तो हैंडल रिस्क यहाँ पर कैसे हैंडल करना है साइबर सिक्योरिटी का, उससे रिलेटेड यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। इंटरनेट डोमेन को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर काम करती है। और इससे रिलेटेड और भी कई सारी जो इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, जैसे नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में डायरेक्ट आती हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब इनको डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रखते हैं ताकि कल को कोई दिक्कत पड़े तो। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो सेक्शन 70B है वो पर्टिकुलर इसी सिस्टम के लिए रखा गया ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो यानी कि सरकार ने ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठी है, काम किया है। पर लेकिन वही बात है, मान लीजिए आप लोगों ने मुझे बोला कि उधर मत जाना, शेर खा जाएगा, ठीक है, पर लेकिन मुझे क्या है, मुझे उधर से निकल के जाना है तो शेर तो खाएगा ही खाएगा। मतलब मैंने माना ही नहीं, मेरे पास में कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सामने वाले को बता देगा, सरकार तो बता दे कि भाई साहब ऐसा मत करना। आप लोग फिर भी जाकर फालतू के एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें फिर देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये सिचुएशन आप लोगों को बड़ी जल्दी देखने को मिलेगी, खासकर कई सारे लोग, एक बच्चे ने बेसिकली कई सारे ना इस तरीके जो होते हैं जिनको गंदी आदत पड़ी होती है पोन्स वगैरह देखने की। एक बच्चे ने बोला कि सर मैं इस तरीके से कर रहा था तो उसकी वजह से सर मेरे अकाउंट में से जो है रिसेंटली अभी 17,000 रुपीज जो है वो गायब हो गए। तो ये सिचुएशन आप लोग देखते हैं, वो वेबसाइट जो होती है वो इसी पर्पज के लिए बनाई जाती है, और इंसान है उसकी फितरत है तो वो फिसल जाता है वहां पर और फिर ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम CRTIN के बारे में बताया दिया। साइबर सुरक्षित भारत, साइबर सुरक्षित केंद्र, इसी के साथ में नेशनल जो साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसी के साथ में साइबर ये इंश्योरेंस पॉलिसी, और केरला गवर्नमेंट ये यहाँ पर अभी रिसेंटली है जो कि इसका साइबर डोम प्रोजेक्ट इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर काफी सारी चीजें जो है ऑनलाइन आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और वो काफी लार्ज स्केल पर डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट पर उन्हीं के लिए लग कर काम करने वाली बात होती है। तो इसलिए साथ साथ में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना भी सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि कोई ऐसी हरकतें देखने को न मिले। ये हमारे देश के अंदर काम किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बुदापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 50 के करीब सिग्नेटरी है। 2001 में इसको इफेक्टिवली इसको लाया गया था, साइन किया गया था, 2004 में इंप्लीमेंट किया गया। ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि साइबर क्राइम को टैकल करती है, और इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। तो ऐसे ही सिस्टम में हम लोग को एंट्री करना चाहिए, उसका सिग्नेटरी बनना चाहिए ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, ठीक है। हमारे देश के अंदर में 99% जो अटैक होते हैं वो चाइना की साइड से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक आधा इधर से आ जाता है, पर मैक्सिमम चाइनीज साइड से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कोई ये बोलने लगे पाकिस्तान वाले अरे वो अपनी चीजें सुधार ले, वही बहुत बड़ी बात है। कीपिंग इन व्यू इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में अगर आप लोग बात करें तो एनालाइज करना है कि इंपैक्ट क्या है क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक का, और डिस्कस करना है कि क्या है यहाँ पर डिफेंसिव मेजर्स ताकि यहाँ पर इसको हम लोग रोक सकें, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसा कोई भी ऐसा सिस्टम होता है तो उसको कैसे हम लोग सिस्टम में ढंग से लेकर चल सकते हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बुदापेस्ट कन्वेंशन तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि इसको यहाँ पर डील करती है, इंडिया सिग्नेटरी है। तो अभी आप लोगों को समझाया, आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ये पूछा गया इनकरेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप लोग तुरंत ये लगाओगे आंसर, अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा भाई साहब, लुटिया डूब जाएगी वहां पर, ब्लुक 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 ऐसे डूबने की आवाज आएगी और फिर बोलोगे क्वेश्चन तो यार अटेम्प्ट काफी किए थे, जरा जरा सा बच गया, बस पता नहीं कहाँ गड़बड़ रह गई, यहाँ पे गड़बड़ रह गई। तो आंसर इसका भी हो गया। तो इस तरीके से शांति में अगर पढ़ोगे क्वेश्चन को और आंसर अच्छे से पढ़ोगे तो कभी भी मार नहीं खाओगे एग्जाम के अंदर में। रैंसमवेयर क्या है, ये बेसिकली लोकल रैंसमवेयर कंप्लीटली लॉक कर देता है यूजर की डिवाइस को। डबल एक्सटोर्शन वाले में बात की जा रही है कि रैंसम जो है इनक्रिप्ट कर देता है ऑल और सम फाइल्स ऑन द डिवाइस। क्रिप्टो रैंसमवेयर में इनक्रिप्ट कर देता है, बेसिकली एक्सपोर्ट करता है यूजर फाइल, और दिस वे अटैकर कैन रिसीव ए पेमेंट, जब उसको यहां पर मिलेगा तभी वो उसको आपका डेटा जो है वो प्रोवाइड कराएगा, बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर रैंसम, अगर इसके बारे में बातें करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। इसके बारे में सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो कोई भी कंफ्यूजन इसके लिए आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आते हैं निकल कर, तो अगर ढंग से टॉपिक को पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ने 2018 में, बात की जा रही है वानाक्राई, पेटा, और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है एथरनल जो ब्लू के बारे में, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या था, तो यहाँ पर इसके नाम आप लोग देखो, तो ये क्या थे, ये साइबर अटैक थे जो कि अलग अलग एरिया में रिसेंटली अभी यहाँ पर देखने को मिले थे। अगर बात करें इंडिया के अंदर में बोला गया है इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, तो सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर या फिर बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पर कौन यहाँ पर बेसिकली इसके लिए लीगली जो मैंडेटरी है, तो ये सारे के सारे लीगली मैंडेटरी हैं यहाँ पर ये, ठीक है, क्योंकि जरूरी है, अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी आम जनता को। इवन इस फील्ड के लिए भी इंश्योरेंस की दुकान खुल गई है यहाँ पर, जिसको साइबर इंश्योरेंस बोला जाता है, कि किस में प्रोवाइड कराते हैं ये बोला गया है। तो कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम,
अगर कंप्यूटर सिस्टम में दिक्कत आती है तो उसको रिस्टोर करने की बात की जा रही है। कॉस्ट ऑफ द न्यू कंप्यूटर, अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो डैमेज हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ द हायरिंग द स्पेशलाइज कंसल्टेंट्स, अगर लॉस होता है तो उसको प्रोवाइड कराना, और कॉस्ट ऑफ द जो डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो यहाँ पर किसके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो सोचो आप लोग अगर यहाँ पर इस वाले इंश्योरेंस को ले लेते हो तो यहाँ पर कंप्यूटर तो आप लोगों को नहीं देंगे नया, पर बाकी की सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इंश्योरेंस वाले देखो कहाँ कहाँ इंश्योरेंस बेचने घुस जाते हैं, ठीक है। तो उनको पता है जहां जहां पर लोग डरेंगे, जहां जहां पर लोगों को दिक्कत होगी वहीं बिजनेस चलेगा। तो ये इस तरीके से इनका जो है काम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यूपीएससी ने भी यहाँ पर दबाकर क्वेश्चन पूछे आप लोगों से। इवन आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों से आसानी से आगे क्वेश्चन बन सकता है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बना भी दिए गए हैं। तो आप लोगों को अब इसमें कोई भी डाउट जो है वो फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, और इसको आप लोग जरूर ट्राई करना ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना, उसको दूर किया जाएगा। और फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। इससे पता चलता रहता है कि टॉपिक आप लोगों को पसंद आया फिर नहीं, जिससे कि आने वाले टाइम में उसको और इंप्रूव किया जा सके। ओके, अच्छा, आंसर राइटिंग के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बोलनी थी। कल एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर ये जो क्वेश्चन आपने दिया है इसमें इतने सारे केसेस के नाम क्यों लिख दिए। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल दिया था बेसिकली लिखने के लिए, जो यूपीएससी में पूछा गया था अभी रिसेंटली 2022 में जीएस पेपर 2 के अंदर में। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि इन्वायरमेंट जो है बेसिकली आज की डेट में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैसे ऐसे केसेस लेकर सामने आए गए हैं कि जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस के थ्रू दिखाया गया है। तो यहाँ पर रिलेवेंट केसेस के बारे में आप लोगों को बताना था। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 10 केसेस के बारे में बात की गई, ठीक है। ये वो केसेस हैं जो कि डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किससे रिलेटेड है, या फिर किसी भी केस के बारे में ऐसे पूछ लेंगे। तो एक बच्चा कह रहा है सर 10 के 10 केस वहां पर लिखने हैं क्या। यार 10 के 10 नहीं लिखने हैं, ये 10 इसलिए दिए गए हैं ताकि अगर इनमें से 5 भी एग्जाम में याद रह गए ना तो एक अच्छे खासे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जब मैं बात कर रहा था टीम से टॉपिक के बारे में, तो यहाँ पर जो आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं ना, वो यूपीएससी के मेंस लुक चुके हैं कई बार और इंटरव्यू भी दे चुके हैं। तो एक अच्छे लेवल का जो एक तरीके से कंटेंट है वो आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर ये आप लोग सिस्टमेटिक वे में इसको तैयार करके चलोगे ना क्वेश्चन को, तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर आप लोग देखना सारी चीजें, तो ये 10 के 10 नहीं लिखने, 5 भी अगर याद रह जाएंगे तो आप लोग उसको अच्छे से एक तरीके से याद रख पाओगे। रिविजन जरूर कर लेना इनका, तो आप लोग चीजों को भूलोगे भी नहीं। दूसरा, जो हिंदी वाले हैं यार वो हिंदी वाले के नीचे अपना आंसर लिखा करो, और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश वाले के नीचे अपना आंसर लिखा करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोगों का अगर कोई आंसर एनालिसिस करेगा तो वो आप लोगों को आराम से कर पाएगा, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर कोई किसी का आंसर रिव्यू भी नहीं कर रहा है तो ये इसीलिए डेमो आंसर आप लोगों को दिए जा रहे हैं यहाँ पर, जो एक तरीके से आप लोगों को अगर कोई एक तरीके से ना नहीं आप लोगों का आंसर एनालिसिस कर रहे हैं तो अपने आप लोग अपने आंसर को एनालिसिस कर सकते हो। तो इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर यही है। पर लेकिन ये काम जरूर करना कि हिंदी वाले के नीचे लिखना हिंदी वाले और इंग्लिश वाले के नीचे इंग्लिश वाले। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है, उसके बाद में 1 घंटा दिया जाता है खुद से लिखने के लिए, उसके बाद में फिर आंसर आप लोगों को मिलता है। तो इसमें खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आंसर देख सकते हो आपकी कहाँ कमी है और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। और ये एक तरीके से प्रीलिम्स में बहुत फायदे पहुंचाएंगे इसको, ये डायरेक्ट आप लोग मेंशन कर सकते हो अलग अलग आंसर राइटिंग के अंदर भी। तो एक्स्ट्रा चीज इसलिए दी जा रही है ताकि कम से कम इतना तो याद रह जाए, ठीक है। तो ये था बेसिक जो कि मुझे आप लोगों से शेयर करना था। दोस्तों, देश के अंदर एक ऐसी स्कीम लॉन्च की गई थी जिसने ये दावा किया था कि वो आम इंसान को खास बनाकर छोड़ेगी। आखिर कौन सी थी वो स्कीम? उस स्कीम का नाम था उड़ान, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। यानी कि एक ऐसा आम इंसान वो भी हवाई जहाज में बैठने के सपने देखने लगा ओनली इस स्कीम की वजह से, ठीक है। तो ये जो स्कीम है जब यहाँ पर लॉन्च की गई तो ये बोला गया कि लोकल एरिया के बहुत सारे बेसिकली जो हवाई पट्टे हैं उनमें कुछ तो ऐसी हैं जो ग्रीन फील्ड होंगी, कुछ ऐसी हैं जो ब्राउन फील्ड होंगी, उनको कनेक्ट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हवाई जहाज की यात्रा कराई जा सके। इवन उसका कॉस्ट इतना कम रख दिया गया लाकर कि वो एक ट्रेन के टिकट के इक्विवेलेंट आप लोगों को देखने को मिला। इसमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या है इसके बारे में बात करूंगा। अभी ट्रिबुलेंस आ गया है, यानी कि ये स्कीम जिस तरीके से सोची जा रही थी उस तरीके से काम नहीं कर रही है। 50% से ज़्यादा जो रूट हैं वो डेवलप करने की बात की गई थी, वो ढंग से डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं। तो जब यहाँ पर सोचो कि हम लोगों ने बोला कि ये सड़क है, इस सड़क के ऊपर हम लोग रेस करवाएंगे जो कार की, और वो सड़क ही नहीं बन रही है तो कैसे वहाँ पर रेस होगी। तो ऐसे यहाँ पर उड़ान स्कीम जो है वो सदमे में पड़ गई है। और ये बेसिकली एक रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम थी, यानी कि लोकल छोटे छोटे रीजन को कनेक्ट किया जाएगा यहाँ पर। तो एक ऐसी स्कीम यहाँ पर बनाई गई थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो कई सारे चैलेंज फेस कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि ऑपरेशनलाइज ही नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, जैसे कि 2 चीज़ें हैं, जैसे एक को बोलते हैं ब्राउन फील्ड,
दूसरे को बोलते हैं ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ऑलरेडी एक छोटी सी स्ट्रक्चर है, वहाँ पर हवाई पट्टी है जहाँ पर आप लोग उड़ा सकते हो अपने जहाज को और चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हो। ग्रीन फील्ड का मतलब है प्योर बिल्कुल नया बनाना है, कुछ भी जरा सा भी पुराना यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो जो उड़ान स्कीम है यहाँ पर, इसका बेसिक पर्पज यही था कि दूर दराज वाले एरिया को भी हवाई जहाज से कनेक्ट कर यहाँ पर एक एयर ट्रेवल अफोर्डेबल बनाएंगे। जैसे SLV की जो क्लासेस हैं वो मोस्ट अफोर्डेबल क्लासेस हैं अगर आज के डेट में आप लोग देखो इस क्वालिटी के साथ में। इसी तरीके से उसी अफोर्डेबल चीज़ों को यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की गई है यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सके, क्योंकि अच्छी चीज़ें जब ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है तो उसका सोसाइटी के ऊपर एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा लॉन्च की गई 2016 में, और उड़ान फ्लाइट जो है वो ऑफर की गई सब्सिडाइज रेट पर, यानी कि यहाँ पर बहुत कम प्राइस में यहाँ पर लोगों को वो चीज़ें दी गई। जो फ्लाइट जो थी 20-20, 30-30 हज़ार की हुआ करती थी, वो 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार में लोगों को प्रोवाइड कराई जाने लगी। तो इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिला कि ट्रेन में जहाँ 4 दिन लग रहे हैं वहाँ पर 2-4 घंटे के अंदर में ही आप लोग पहुंच जाओगे हवाई जहाज के थ्रू। पर लेकिन इसमें जो बात थी यहाँ पर मिलकर काम करना था सेंटर और स्टेट को, तो सेंटर और स्टेट को यहाँ पर ये मिलकर काम करना था, और इसमें यहाँ पर प्रोवाइड कराना था सर्टेन अमाउंट ऑफ वायबल गैप फंडिंग। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये देखिए, अगर कोई अकेला इंसान है उसको काम करना है तो समझ में आता है, जब किसी के साथ मिलकर काम कर रहा है और उस इंसान का या फिर उस सिस्टम का अगर सपोर्ट ना मिले तो फिर दिक्कत निकल के आने लगती है। तो कहीं ना कहीं यही दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर, वरना आप लोगों ने देखा होगा खासकर वो स्कीम जिसमें स्टेट के साथ में मिलकर काम किया जाए तो स्टेट इंप्लीमेंट नहीं करते हैं या फिर उसको अलग तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसमें एक शब्द जो यहाँ पर यूज किया गया वायबल गैप फंडिंग का, आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि जितना प्रोमिस किया गया था फंडिंग के लिए वो इतना नहीं मिल पा रहा है, ये भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जॉइंटली फंड कर रहे थे और बोला गया था कि 10 साल तक ये स्कीम जो है उसको एक्सटेंड किया जाएगा फर्दर, और इसके चलते पूरे देश के अंदर में हवाई पट्टी के थ्रू सब चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर अगर यहाँ पर इतना मिनिमम जो प्राइस रखने की कोशिश की गई कि यहाँ पर अगर कोई आप लोग देखते हैं 1.5 घंटे की फ्लाइट है वो 3,000 रुपये में, 1 घंटे की फ्लाइट है वो 1,600 रुपये में, ठीक है। इसी के साथ में लगभग 2 घंटे की फ्लाइट है वो भी लगभग 3,000 के प्राइस में। तो बहुत ही शॉर्ट लेवल पर यहाँ पर एक बहुत ही कम मिनिमम प्राइस में लोगों को, हवाई चप्पल पहनने वाले इंसान को हवाई जहाज में बैठाने की बात की गई थी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, और इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। आप लोग देख सकते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस स्कीम के थ्रू उन्होंने हवाई जहाज की यात्रा की। मत समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, यानी कि इतने लार्ज स्केल पर यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर ट्रेवल कर पाए, वरना ये पॉसिबल ही नहीं था जिस तरीका यहाँ पर किराया देखने को मिल सकता था। तो बहुत सारे अचीवमेंट भी देखने को मिले, पर लेकिन आप लोग अगर ढंग से देखा जाए तो जो काम पहले नहीं हो रहे थे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। जैसे 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे 2014 में, ये 141 हो गए, यानी कि लगभग डबल हो गए। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार, ठीक है। इसी के साथ में 68 अंडर रिजर्व और इसी के साथ में अंडर सर्व डेस्टिनेशन थे लगभग, इंक्लूडिंग 58 एयरपोर्ट, 8 जो यहाँ पर हेलीपैड और 2 वाटर एयर ड्रोन। तो ये भी यहाँ पर कनेक्ट किए गए उड़ान स्कीम के साथ में, और यहाँ भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली। 425 नए रूट स्टार्ट किए गए उड़ान स्कीम के तहत में, जो कि अलग अलग स्टेट में यहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई, यानी कि लार्ज स्केल पर कनेक्टिविटी देखने को मिली। और बोला यह गया, अगर बात करें तो लगभग अगस्त के महीने में 2022 तक का 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर जो है इसका फायदा उठा चुके थे। अब तो और भी ज्यादा इंक्रीज यहाँ पर हो गया होगा अगर चीज़ों को आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि अब तो और अच्छे से यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बढ़ गई होंगी, ये यहाँ पर पुरानी बातें की जा रही हैं। ये कोई भी काम अगर होता है ना, जैसे आप लोग तैयारी करते हो, पहले प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू, तो ऐसा नहीं होता है, सबकी साथ में करनी होती है, ठीक है। तो बस ही की तरह नहीं है कि पहले मैंने इंटरव्यू की तैयारी कर ली फेसबुक से उसके बाद में फिर मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो वाली हरकतें करोगे तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओगे, ठीक है। हालांकि अच्छा करियर है, अगर किसी का इंटरेस्ट है तो भाई साहब एक अच्छी परफॉर्मेंस दो, लोगों को हंसाने का काम किया जा रहा है, बहुत ही एक तरीके से, यानी कहते हैं कि पुण्य का काम होता है। इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ में अगर कोई हंस पा रहा है और वो भी ऐसे जिसमें वल्गर जोक नहीं है यार, बिल्कुल इतना प्यारा एक स्टैंड अप कॉमेडी शो बना के जाता है बंदा, जिसमें कहीं पर भी कोई भी वल्गैरिटी नहीं देखने को मिलती है और बिल्कुल ही फ्लो में निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है, और इंसान जो है वो अपनी फैमिली के साथ में बैठकर उसको देख सकता है। आप लोग क्या रहे, किस किसने देखा वो यूपीएससी वाला शो, देखा कि नहीं तो वाला काम नहीं करना है, तो सबको साथ में लेकर चलना है। तो ऐसे फेज
मैनर में चीजें होती है, पहले प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया। इसके भी अलग अलग फेज लॉन्च किए गए, उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उड़ान 4.0, उड़ान 4.1, उड़ान 5, इस तरीके से इसको लॉन्च किया गया अलग अलग सिस्टम में यहाँ पर। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा फिर आगे ये अलग चीजें हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ तक उड़ान जो है 5 वाला ये लॉन्च किया गया था 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, जिसमें और अलग रूट खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को भी कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो काफी अच्छे से यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई थी। स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज में 5 एयरलाइंस कंपनी जो है उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई 128 फ्लाइट और लगभग 70 एयरपोर्ट, जिसमें 36 न्यूली जो नए नए ताजे ताजे बनाए गए एयरपोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिले थे। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 73 अंडर सर्व और अंडर जो सर्व एक तरीके से अंडर रिजर्व उनको भी यहां पर लेकर आया कि भाई साहब इनको भी यूज करो, हेलीपैड वगैरह, तो उसको भी इसके अंदर लाया गया। फिर टूरिज्म रूट भी खोल दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर, तो और अच्छे लेवल पर काम होने लगा। नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी और कनेक्टिविटी की बातें की जाने लगी इसके चलते। फिर इसके साथ में 2020 में 78 नए और जो फोर्थ राउंड के अंदर में यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी की बात की जाने लगी और अच्छे लेवल पर। तो यहाँ पर कई सारे लक्षद्वीप के जो आइलैंड है उनको भी यहाँ पर इसके अंदर में कनेक्ट कर दिया गया। 4.1 के अंदर में यहाँ पर जो कनेक्टिविटी स्मॉलर एयरपोर्ट को अच्छे लेवल पर लेकर चल के सागरमाला सी जो यहाँ पर बेसिकली प्लेन सर्विस है वो इसके अंडर में लेकर आएगी, जिससे यहाँ पर पहले देखो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन थी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कनेक्ट हो गई और फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग भी यहाँ पर कनेक्ट हो गई। यानी कि स्कीम को इतना बड़ा बना देना कि वो स्कीम वो सिंगल मिनिस्ट्री की नहीं रही, अब कई कई मिनिस्ट्री उसके साथ में कनेक्ट हो गई है। ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो इसको लेकर कंफ्यूजन आना नहीं है। 2021 में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने और नए रूट यहाँ पर बताए और इसी के साथ में आप लोगों को पता है मैंने डिस्कस की थी जब लास्ट टाइम यहाँ पर ये पर्टिकुलर टॉपिक, तो ये बताया था किसानों के लिए भी अलग से यहाँ पर एयरलाइंस चलाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइफ लाइन उड़ान है। यहाँ पर अगर बात करें ये मार्च 2020 में कोविड-19 की सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए लोगों को अलग अलग मेडिकल जो इसेंशियल सर्विस है वो प्रोवाइड कराने के लिए कृषि उड़ान स्टार्ट की गई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, ये किसानों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। और इंटरनेशनल रूट भी कनेक्ट कर डाले भाई साहब, जिसको हम लोग बोलते थे ना कि लोकल रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम है, अब ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई। यानी कि हेल्थ में भी काम कर रही है, ये कनेक्टिविटी में बात काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है यहाँ पर, और इंटरनेशनल रूट भी कनेक्ट कर रही है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर स्कीम की बढ़ गई है। पर लेकिन फिर से वही बात है कि जब तक स्ट्रक्चर आप लोगों के पास में नहीं होगी, ढांचा नहीं होगा, तब तक उसका कुछ फायदा नहीं है। तो स्ट्रक्चर में अगर कमी आएगी तो तुम्हारा पूरा ढांचा हिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिली। तो चैलेंज क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए अगर कोई चीज आप लोग एक मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है आप लोगों को। ये बात मैं फील करता हूं क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉन्च कर दो, ये भी लॉन्च कर दो। यार जो टीचर है ना, जो खासकर इस पर्टिकुलर प्राइस में जो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, कोई टीचर मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है यार। बड़ी मुश्किल से बेसिकली कोई टीचर मानता है जो कि खासकर अच्छा टीचर हो, जो बच्चों को सेटिस्फाई करे। तो वो टीचर अगर माने तो चीज़ों को आगे लेकर चला जाए। इसलिए मैंने बोला था कि जिस लेवल पर जो टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, ये जिस लेवल पर ये काम कर रहे हैं, तो उस लेवल पर मैनेज करना बड़ा ही टफ टास्क होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं। तो ये एक अपने ही आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, जिस तरीके से जो टीम इकट्ठी की गई यहाँ पर, और फिर उसको कंट्रोल करके रखना उसी मैनर में, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ऑफर भी आते हैं कि भाई साहब यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, हम दे देंगे इतना सारा पैसा, यहाँ पे आ जाओ। तो इसी तरीके से यहाँ पर तो एयर फेयर पर कैप लगाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि खर्चा तो वही है, पूरे साल में आप लोगों को खर्च करना है, पर लेकिन किराया इतना कम आप लोगों को रखना है, तो कैसे चलेगा पूरे साल वो सिस्टम। तो ये सोचने वाली बात होती है। कई बार ये कई सारे सिस्टम इस वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंककि इतना कम प्राइस रखने की वजह से कई बार क्या होता है, उनका खुद का खर्चा भी नहीं निकल पाता है। इसलिए तो कह रहे थे कई सारे लोग कि सर आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा। मतलब वो तो डायलॉग मुझे याद आता है कई बार। मैंने कहा ठीक है यार, कटोरा भी अच्छा ही है, खाली हाथ तो नहीं है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चला जाए, कि मिनिमम चीज़ें सही सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट आती है, यानी कि जैसे आप लोग देखो जो भी एयरलाइंस आएगी तो प्रॉफिट के बेस पर काम करेगी, अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा तो कैसे चलेगी, वो खत्म हो जाएगी वहीं पर। तो इसलिए ऑपरेशनल कॉस्ट तो हाई आ रही है, पर लेकिन उन्होंने इतना कम रख दिया यहाँ पर बेसिकली उसका रेंट, कि उनकी खुद के फ्यूल के प्राइस भी नहीं निकल पा रहे हैं, यानी कि टीचर की पेमेंट ही नहीं निकल पा रही है, तो चीजें कैसे आगे चलेगी। तो समझो आप लोग यहाँ पर कौन पढ़ाने आएगा, कहेंगे उसके पास मत जाना, वो तो फीस, वो तो सैलरी भी नहीं देता भाई साहब, मतलब बदनामी और देखने को मिलेगी। समझ रहे आप लोग यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को पता है एयर इंडिया की बेइज्जती इसीलिए होनी स्टार्ट हो गई यहाँ पर,
कि पता चला कि बहुत लंबे समय से सैलरी रोक कर हो रहे, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली, ठीक है। इसी के साथ में कमर्शियली वायबल ही नहीं रहता है, मतलब जो चीज़ें प्रॉफिट ही नहीं दे रही है उसको कैसे आगे लेकर चल पाओगे, ये सोचने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक तरीके से सब्सिडाइजेशन की बात की जा रही है यहाँ पर कि ऑफ एयर ट्रेवल, यानी कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो चीज़ें चल रही हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है यानी कि गवर्नमेंट छूट नहीं दे रही है तो फिर चल ही नहीं रही है। कई बार पैसेंजर को भी अवेयरनेस नहीं रहती है, जैसे अगर बता दिया तो चीज़ें आप लोगों तक पहुंच गई और नहीं बताया तो नहीं पहुंच गई। आप लोग खुद सोचो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आप लोगों को भी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज की डेट में जो कि आज की डेट में बार बार मतलब एक तरह से ना देखो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान ने कहीं पर और कोर्स कनेक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पर वो कोर्स कनेक्ट कर रहा है और फिर बच्चे जब आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो वो बच्चे यहाँ पर आकर फिर कोर्स जो है उसमें कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि ये एक बहुत गर्व की बात है यार, इस लेवल पर टीचर जाकर बेसिकली कनेक्ट कर पा रहे हैं कि दूसरे जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर खिंचे हुए चले आ रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कैसे कैसे इंस्टीट्यूट के बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो जरूरी है यहाँ पर एक तरीके से अवेयरनेस अगर पता है। देखिए जो भी एसएलवी फैमिली मेंबर, मैं तो खुल के बोलता हूँ कि जो भी बेसिकली क्लास कनेक्ट आज के में एप्लीकेशन के ऊपर क्लास देख रहा है वो पब्लिकली आकर लिखो यार आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि पता होना चाहिए। अगर देखो मेरे बोलने से तो ये होगा कि सर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, पर लेकिन सोचो कि जब जो बच्चा पढ़ रहा है क्लास के अंदर में वो आप लोगों को बता रहा है कि मुझे वहां कैसी क्लासेस मिल रही हैं, तो मजा है उस बात का, ठीक है। तो मजा है कि हाँ सामने वाला सेटिस्फाई हो रहा है। और जैसा मैंने बताया मैक्सिमम बच्चे एपीएफसी में जो इनरोल हुए थे वो मैक्सिमम बच्चे जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर में एडमिशन ले, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर टीचर की क्वालिटी देखी थी, उन्होंने उस टाइम पर चीजें देखी थी। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो जो छोटी छोटी चीजें उस टाइम पर कमी थी वो भी दूर की गई। अब यहाँ पर इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आराम से ढांचा तैयार करना, जैसे यहाँ पर अभी ये एयर पट्टी बना रहे हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये आराम से चीजें स्टैब्लिश की जाती हैं ताकि चीजें जो है वो सिस्टमेटिक वे में आगे चल सके। तो जरूरी है एक बैलेंस बनाकर चलना। तो स्कीम अगर कॉन्टिन्यूअस रखनी है तो प्राइस ऐसा रखना पड़ेगा ताकि स्कीम से कम हवाई जहाज का किराया तो निकलता रहे, स्टाफ की सैलरी तो निकलती रहे। अगर वो भी नहीं निकलेगी तो फिर ये स्कीम जो है बंद हो जाएगी, तो जिनको इसकी फैसिलिटी मिल पा रही है वो भी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए एक मिनिमम कॉस्ट जो है वो जरूरी हो जाती है उस सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए। और ये चैलेंज सबसे पहले इसलिए इनके द्वारा बताया गया है, सबसे बड़ा चैलेंज ही निकल के आ रहा है यहाँ पर। गवर्नमेंट ने बोला सब्सिडी नहीं देंगे इस महीने तो कैसे काम चलेगा उनका, उनके तो खर्चे नहीं निकल पाएंगे, तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है यार ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। 2017 में आप लोग यहाँ पर देखो इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप लोग यहाँ पर ये प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो। यहाँ पर बात की जा रही है कि कृषि उड़ान स्कीम लॉन्च की गई किस मिनिस्ट्री के द्वारा। देखा ना मैंने बोला था कि मिनिस्ट्री ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, या बोथ, या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लॉन्च की गई थी किसके द्वारा, ये कृषि स्कीम जो है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ में यहाँ पर बेसिकली लॉन्च की गई थी, एग्रीकल्चर के द्वारा नहीं। एग्रीकल्चर वाले तो अपना वैसे ही काम कर ले बेचारे, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट है यहाँ पर उड़ान स्कीम के बारे में। तो स्कीम का एम है कि कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाना है रिमोट कंट्रोल एरिया, रिमोट एरिया में वो भी अफोर्डेबल एयर जो ट्रेवल है वो अफोर्डेबल बनाना है ताकि लोग जो है उसको एक तरीके से एंजॉय कर सके। और स्कीम जो है लॉन्च की गई 2015 में। और इसी के साथ में बोला गया कि स्कीम जो है वो फंडिंग की जा रही है सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा मिलकर। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोग को बताना है। 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी या फिर डी, सही आंसर आप लोग बताइए। ये तो याद रखना, कम से कम भूलना मत, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पर। 2016 में लॉन्च किया गया था, ना कि 2015 में। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि एग्जामाइन करना है डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट इन इंडिया, जो कि ज्वाइंट वेंचर के थ्रू बनाया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। और चैलेंज क्या फेस किया जा रहा है अथॉरिटीज के द्वारा इन दिस रिगार्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 में। तो स्कीम की इंपॉर्टेंस आप लोगों को यहां से समझ में आएगी कि ये स्कीम जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप भी कभी हवाई जहाज में बैठे हैं, उड़े देश का आम नागरिक, ये मत भूलेंगे सर हवाई जहाज में बैठे तो दिखा रहे हो, मुझे याद है मैंने कहा वैसी पिक्चर लगा देते हैं आप लोगों को, जस्ट थोड़ा सा आप लोगों का रिफ्रेशमेंट हो जाए, ठीक है, जस्ट उसके लिए लगाइए। पता चला कमेंट कर रहे हो कि सर अपना हवाई जहाज में यात्रा दिखा रहे हो को और बहुत पहले की है ये, अभी की नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई सारे अलग तरीके से कमेंट करने लगे कि सर कोचिंग की फीस मिल गई तो हवाई जहाज में बैठने लगे, ठीक है। जैसे नहीं पापा जी ने मेरे ने बाइक ली थी, उस टाइम पर वो कैंटीन से निकलवाई थी, तब तो कुछ चीज़ें भी नहीं थी, उस टाइम पर बोल रहे हैं कि कोचिंग की फीस मिल गई तो सर ने बाइक खरीद ली अरे यार इतने तो मतलब ठीक ठाक परिवार से आते हैं कि छोटी मोटी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें, ऊपर वाले ने इतने तो रहम कर रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके जो विचार व्यक्त करने वाले जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें वो नहीं कंट्रोल किया करो यार, ठीक है, वो नहीं कहते उदय कंट्रोल वाली बात है। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ठीक है, जो भी दिक्कत हो समस्या हो परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ओके। दोस्तों अगर यूपीएससी का इस बार का पेपर आप लोगों ने उठाकर देखा है तो यूपीएससी ने बहुत ही शानदार तरीके से खेला है मैप बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर।
और यहाँ पर ये टॉपिक ऐसा है जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ में एक जानवर जो न्यूज़ में है उसके बारे में बात करेंगे। और जो लोकेशन है, आप लोगों ने किसने इसके बारे में सुना है जिसका नाम है यहाँ पर एंडालुसिया, किसने इसके बारे में सुना है कि ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि स्पेन के अंदर में है, पर लेकिन ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आइबेरियन जो वुल्फ है यानी कि जो ये भेड़िया हैं ये यहाँ पर एक्सटेंट हो चुके हैं, यानी कि अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। अभी भेड़िया मूवी देखी जंगल जंगल वरुण धवन की मूवी किस किसने देखी? सेव समझ के मेरे भाई के देखा ना डायलॉग। तो उसी भेड़िया के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो है आइबेरियन वुल्फ के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, और इसी के साथ में इसकी पोजीशन क्या है, और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो है ये इंपॉर्टेंट लोकेशन। आइए लेके चलता हूं आप लोगों को यहाँ पर स्पेन के अंदर में जो पर्टिकुलर रीजन है जिसका नाम है एंडालुसिया। तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके जस्ट नीचे है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर के बारे में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्पेन आप लोगों को यहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहा है। नीचे इसको थोड़ा सा अभी क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं भैया, जस्ट वेट। अब आप देखिए, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन नीचे मोरक्को आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये पर्टिकुलर रीजन यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। तो यहाँ से ये बेचारे जो भेड़िया हैं इनकी संख्या जो है ये खत्म हो गई है। खत्म क्या हो गई है, इंसान जो है वो भेड़िया से खतरनाक भेड़िया हो चुके हैं, ठीक है। अगर सही बात बोली जाए तो इंसानों की हरकतें ऐसी हो गई जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर रिसेंटली एक स्टडी की गई जो कि यहाँ पर एक रिपोर्ट आई जिसमें यहाँ पर बोला गया, जिसका नाम था प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर कंजर्वेशन ऑफ आइबेरियन वुल्फ इन एंडालुसिया। आप लोग इंटरेस्टिंग चीज ये देखो, हमारे देश के अंदर में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1973 में। तो हमारे देश के अंदर में टाइगर प्रोजेक्ट की वजह से टाइगर की संख्या कितनी बढ़ गई, मतलब डबल से भी ज्यादा बढ़ा डाली। तो ये होता है प्लान को इंप्लीमेंट करना। इन्होंने भी प्लान इंप्लीमेंट किया, पर लेकिन इनके प्लान से चीजें हो ही नहीं पाई यहाँ पर, और खत्म हो गए बेचारे। तो इसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में अभी आए यहाँ पर। तो जब सामने निकल कर आया कि बिल्कुल खत्म हो गए, एक्सटेंट हो गए हैं, तो भाई साहब क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोग के बन जाते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइबेरियन जो वुल्फ है यहाँ पर, ये एक याद रखिएगा, इनका साइंटिफिक नेम होता है। तो इनके साइंटिफिक नेम कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं। तो इसको कैनिस ल्यूपस साइनाइटस के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया यहाँ पर। नॉर्मली स्पेन और पोर्चुगल के अंदर में पाया जाता है। आइबेरियन पेनिनसुला भी अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो एंडालुसिया कहाँ पर है, ये है स्पेन के अंदर में। तो यहाँ से हिस्टोरिक एक तरीके से जो ये बेसिकली बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो वुल्फ थे खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है। और यहाँ पर ये जो वुल्फ है, खासकर अगर देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है इनके बारे में पता चलता है कि आयुशियन का नेचर कैसा है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इनकी कंडीशन क्या है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताई जाती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अलग अलग तरीके से आप लोग यहाँ पर इनको समझ सकते हैं। जैसे कि ग्रे वुल्फ जो है कैनिस जो ल्यूपस, उनको आयुशियन के अंदर में संकटग्रस्त, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से लिस्ट होती है इसमें, पर लेकिन कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट के बारे में बात करें तो परजेंस जो है उसके बारे में, वुल्फ परजेंस थ्रू आउट द कंट्रोल जो है यहाँ पर, ये कैमरा ट्रैप के थ्रू यहाँ पर देखा। इनके कहने का मतलब है कि बेचारे ये मारकर खावा दिए इन्होंने और कुछ नहीं करे, या फिर इनके खाने का सामान नहीं छोड़ा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। वुल्फ जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर आप लोग देखें तो इस तरीके से आप लोग की इनकी अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलेगी। हमारे देश के अंदर भी अगर बात करें तो 3000 के करीब इंडियन ग्रे वुल्फ बेसिकली बात की जा रही है। इंडियन वुल्फ इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सब स्पीसीज है जो यहाँ पर जो वुल्फ्स के अंदर में पाई जाती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर बताई। वेट जो रहता है 18 से लेकर 27 किलोग्राम के करीब रहता है। थ्रेटन की कैटेगरी में इनके हैबिटेट खत्म हो रहे हैं आज के टाइम, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। पर लेकिन एक बात बोली जाती है भेड़िया के बारे में, भेड़िया के बेसिकली एक ऐसी प्रजाति है जो कभी पाली नहीं जाती है, नॉर्मली देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये कभी भी इंसान को खाकर चीथड़े उड़ा सकता है उसके। और अक्सर भेड़िया जो हैं ग्रुप में पाए जाते हैं। अगर किसी भेड़िया के एक बच्चे को माना जाता है कि अगर टच कर दिया तो आसपास वाले रीजन को तहस नहस कर देता है, अगर जब तक कि यहाँ पर उसका बच्चा नहीं मिले, इसलिए भेड़िया के बच्चे तक को कोई टच नहीं करता है। तो ये चीजें बोली जाती है, ठीक है। तो बहुत ही एक तरीके से डिफरेंट टाइप का प्राणी देखने को मिलेगा, पर फिर भी क्या किया, फिर भी खत्म कर दिए हैं। तो अब बताओ कौन ज्यादा खतरनाक जानवर, भेड़िया या फिर इंसान? इसलिए मैंने बोला था कि इंसान जो है भेड़िया से बड़ा भेड़िया हो गया है। बुरा है सुनने में बुरा लगता है, पर लेकिन रियलिटी है यार ये, ठीक है। तो लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो गई और यहाँ पर ये जानवर भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो कंफ्यूज आना कतई नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये एक ऐसी न्यूज़ है जो रिलेटेड तो हमारे देश से है, पर लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा जब ये न्यूज़ जो है रिसेंटली अभी यहाँ पर बेसिकली सामने निकल कर आई।
इसमें क्या था कि हमारा जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश की वो एजेंसी जो स्पेस के फील्ड में काम करती है, उसका एक रॉकेट का कुछ बचा हुआ पोर्शन जो है, जो आप लोगों को पिक्चर में भी दिख रहा है यहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया का एक पर्टिकुलर किनारा है वहाँ पर जाकर गिरा। तो उसके चलते इसके बारे में बात निकल कर आई और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन हुआ स्पेस जंक के बारे में, स्पेस डेब्री के बारे में। ये क्या होती है डेब्री, जंक, जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, ये होता है मलबा। जो पर्टिकुलर सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं वो किसी व्हीकल यानी कि किसी, आप लोग बोल सकते हैं जैसे नहीं कोई जहाज हो जिस पे सामान धरकर हम लोग ले जाते हैं कहीं, तो उस तरीके से अलग अलग व्हीकल बनाए जाते हैं अलग अलग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यहाँ पर जब ये सामने निकल कर आया तो इसरो ने कंफर्म किया कि हाँ भाई साहब हमारा ये नहीं अपना ही माल है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या क्या बातें डिस्कस होती हैं वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो साइंस एंड टेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टार लगाने वाला, क्योंकि जो बातें बताऊंगा उससे आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जब ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर यहाँ पर ये देखने को मिला तो इंडियन की जो स्पेस एजेंसी है उसने बोला कि हाँ ये हमारे जो पर्टिकुलर जो एक तरीके सिस्टम है उसकी डेब्री है। ये इसरो के द्वारा जो है ये एग्री किया गया इसके ऊपर कि हमारा जो PSLV है यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसका ये एक पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मिला कहाँ पर, ये बेसिकली ये मिला ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ से आप लोग इसकी लोकेशन देख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है और ये शब्द आप लोग को बहुत बार देखने को मिलता है और इसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये है डेब्रीज। डेब्रीज क्या होता है, एक मलबा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसके लिए, एक बेसिकली ऐसा मलबा जो कि अब घूम रहा है आसमान में बिना कंट्रोल के, ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्मली इसको किस तरीके से देखा जाता है अभी मैं आप लोग को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे कि हमारी धरती पर से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है और ये हमारे देश में से लॉन्च किया गया, सोचो दुनिया में कितने देश हैं, अगर हर एक देश भी एक सैटेलाइट लॉन्च करे तो लगभग 200 के करीब सैटेलाइट जो हैं वो हर साल आसमान में जाकर जो है लहराने लगे। पर लेकिन एक पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल जो है वो एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं करता है, वो 15-20 सैटेलाइट तक भी लॉन्च करते हैं। ये बेसिकली ऐसे भी आप लोगों ने देखा हमारे देश में जो इसरो है उसने भी कई सारे ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए। ये जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं इनकी जो एज होती है वो 10 से लेके 15 साल तक आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद में फिर क्या होता है, कभी सोचा इसके बारे में? इसके बाद में ये ऐसा सिस्टम है जो कि आसमान में ही घूमता रहता है, जैसे समुद्र के ऊपर में पॉलिथीन या फिर दूसरा सिस्टम घूमता रहता है। तो जब ये सैटेलाइट ये किसी काम के नहीं रहते तो इसके पुर्जे इस तरीके से आसमान में घूमते रहते हैं। आप लोग सोचो ऐसे ऐसे दुनिया भर के पुर्जे आज की डेट में आसमान में घूम रहे हैं और जब इसको पृथ्वी के आसपास से देखोगे तो कुछ ऐसी सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाई देगी। आज की डेट में जब इस लेयर को देखा जाता है तो ये कुछ ऐसी लेयर आप लोगों को यहाँ पर घूमती नजर आती है और ये लेयर आगे आने वाले टाइम में इतनी तकड़ी हो जाने वाली है कि धरती पर से एक तरीके से सोचो कि सूरज की रोशनी भी धरती पर पहुंचने से पहले इनसे बातें करेगी, भाई साहब धरती पे जाऊं कि ना जाऊं। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। 1957 में ये ना के बराबर था, 2005 में कंडीशन ये हो गई, 2018 में ये हो गई और 2030 में ये बोला जा रहा है कि पृथ्वी जो है वो दिखनी बंद हो जाएगी। इतनी ज्यादा स्पेस की डेब्री जो है उसके चारों तरफ देखने को मिलेगी, जिसमें सैटेलाइट, रॉकेट या फिर दूसरे फ्रेगमेंटेड पार्ट आप लोगों को नजर आएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि कल को अगर कोई सैटेलाइट किसी देश ने जद्दोजहद कर पैसा लगाकर दुनिया भर का लॉन्च किया और वो भी किसी डेब्री से टकराकर नष्ट हो गया तो ये भी देखने को मिल सकता है। तो आने वाले टाइम पे जो स्पेस मिशन है बहुत सारे वो सदमे में या फिर दिक्कत में पड़ते हुए नजर आएंगे अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो। सोचो जब पहली बार किसी ने सैटेलाइट धरती पर से भेजा होगा उस टाइम पर सोचा होगा वाह क्या आविष्कार कर लिया, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे इससे पहली बार किसी ने पॉलिथीन बनाई थी तो उसने बोला क्या आविष्कार कर लिया भाई साहब, ना तो गलती है ना सूखती है ना सड़ती है, ऐसा आविष्कार कर दिया। पर लेकिन आज की डेट में वो पॉलिथीन गले की फांस बन गई है। इसीलिए अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जितने तकड़े से काम चल रहा है, इलोन मस्क जैसे पर्सनैलिटी उसको सोच रहे हैं कि इसका नुकसान क्या हो सकता है, जबकि अब तक वो आया भी नहीं है मार्केट में ढंग से। तो जरूरी है कि फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को भी लेकर चलना, वरना चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी तो फिर बोलेंगे कि यार ये क्या हो गया, सोचा कुछ था और कुछ और हो गया। सोचो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी जब इस तरीके से पूरी पृथ्वी जो है वो चारों तरफ से घिर जाएगी, क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है यहाँ पर, एक ऐसा खतरा जिसका सॉल्यूशन अगर अभी से नहीं निकाला गया तो आने वाले टाइम में ये हमारे सर की दर्द बनता हुआ नजर आएगा। तो जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं जो ऑपरेशनल सैटेलाइट हैं, सोचो जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा है।
ठीक है। इसी के साथ में रिड्यूस कर रहा है ऑर्बिटल स्लॉट। आप लोग गाड़ी की पार्किंग करने जाते हैं, कहीं पर पूरी लाइन खाली पड़ी हुई है, ठीक है, बाइक पार्क करते हैं आप लोग, खड़ी कर दी, बीच में जगह आई वहां भी खड़ी कर दी, इसके बाद में फिर पार्क नहीं होगी भाई साहब। तो वही कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर बात करें यहां पर इस स्पेस जंक में पिछले टाइम से अगर आप लोग काउंट करोगे, रसिया अकेला 7,000 ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए बैठा है या रॉकेट्स वगैरह, या यूएसए की बात करें तो लगभग 5,000, चाइना की बात करें तो लगभग यहां पर 4,000 के करीब पहुंच रहे हैं, फ्रांस, जापान, इंडिया, ये स्पेस जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूके, तो ये तो जो है बड़े बड़े देश हैं अभी यहाँ पर, और भी दुनिया भर के जो छोटे छोटे इक्का दुक्का देश जो हैं वो भी यहाँ पर इसमें लगे हुए हैं। तो सोचो क्या कंडीशन यहाँ पर अभी हो रही होगी। तो स्पेस के लिए यहाँ पर एक सिचुएशनल अवेयरनेस की बात की जा रही है। इसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द भी यूज किया जा रहा है जो आप लोग याद रखिएगा, कैसलर सिंड्रोम, और क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पर, याद रखिएगा कि ओवर पॉपुलेटेड ऑफ स्पेस विद ऑब्जेक्ट्स एंड द डेब्री, यानी कि पॉपुलर इतना ज्यादा एक तरीके से पॉपुलेशन हो गई है स्पेस में, इन सारी चीजों की इतनी ज्यादा हो गई है कि जो सही चीज है उसके लिए भी यहां पर जगह नहीं बची, इतनी गंदगी यहां पर फैल गई है। तो इसको रिड्यूस करना जरूरी है, इसको लिमिटेड करना जरूरी है ताकि डिजायरेबल चीजों को पहुंचाया जा सके। वरना जितना कम्युनिकेशन, जितनी सारी चीजें आज के डेट में कनेक्ट हो रही है ना, ये कल को ठप होती हुई नजर आएंगी अगर हम लोगों ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी। तो ऐसी बातें भी यहां पर देखने को मिलती है। तो ये सोचने वाली बात है, ऐसा नहीं कि बस हवा हवा में आप लोग सुन के इसको भूल जाओगे। कैसलर सिंड्रोम डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। क्या कोई इनिशिएटिव नहीं है, ये वो इनिशिएटिव है जिनके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर ये इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी है, यानी कि एक पर्टिकुलर देश की तो डेब्री है नहीं, तो चलो भाई साहब सब देशों की है, तो क्यों ना मिलकर कचरे को साफ करें। तो ये स्टैब्लिश की गई थी 1993 में, सोचो एक मिनट के लिए, स्टैब्लिश की गई थी 1993 में, यानी कि उस टाइम पर भी कोई लोन मस्क टाइप का आदमी होगा और उसने भी सोचा होगा कि हाँ ये बहुत बड़ी दिक्कत बनने वाली है। और आज लगभग 2 डेकेड पूरे हो चुके हैं, इसके बाद भी हम लोग सेम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर ढंग से काम हुआ ही नहीं है अगर ढंग से आप लोग इसको बोले। यूनाइटेड नेशन ने भी इसके ऊपर एक कमेटी बोली, पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, जिसको COPUOS के नाम से यहां पर जाना गया। स्पेस एजेंसी जो यूरोप की है उसने लॉन्च किया क्लीन स्पेस इनिशिएटिव। भाई साहब धरती को तो क्लीन कर नहीं पा रहे, स्पेस को क्लीन करने चल रहे हैं, इतनी गंदगी फैला दी है वहां पर भी। तो ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। क्या हमारे देश पीछे है? भाई साहब हम कैसे पीछे हट जाएं, हमारे छोरे किसी छोरियों तक कम थोड़ी ना, ठीक है, मतलब हमारे छोरे इनकी स्पेस एजेंसी तक कम थोड़ी ना, तुम्हारा इसरो भाई साहब साथ में है। तो इसरो ने यहाँ पर अपना सिस्टम लॉन्च किया यहाँ पर, तो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसको IS4OM बोला गया। इसरो ने यहाँ पर सेंटर फॉर स्पेस डेब्री रिसर्च के बारे में किस तरीके से मॉनिटर करना है, कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है वो, और प्रोजेक्ट नेत्रा, ये क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी वनडे टाइप एग्जाम में कि प्रोजेक्ट नेत्रा किससे रिलेटेड है। तो ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस की डेब्री को डिटेक्ट करने के बाद में। तो ऐसे ऐसे सिस्टम हमारा देश भी काम कर रहा है, हम पीछे नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में यहां पर क्योंकि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, किस तरीके से डेब्री को कंट्रोल करना है उसके बारे में उनको देखना है। तो नेत्रा की फुल फॉर्म है प्रॉपर नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रेकिंग एनालिसिस, यानी कि जो भी स्पेस में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहे हैं उनको ट्रेस करना और उनका एनालिसिस करना कि कैसे इसको कंट्रोल किया सकता है। तो इसके नाम पर यहाँ पर नेत्रा आपने नयन जो होते हैं, इनकी आंखें जो होती हैं, उसके थ्रू यहाँ पर बोला गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए यहाँ पर ये सिस्टम लॉन्च किया गया ताकि जो स्पेस की डेब्री है उसको कंट्रोल किया जा सके। और ये ट्रैक कर रहा है 10 सेंटीमीटर उससे बड़े लगभग 1500 किलोमीटर रेंज में, तो ये इसका टारगेट है यहाँ पर। तो ये नेत्रा प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अवेयरनेस फैलाने के लिए एक सिस्टम स्टार्ट किया गया इसरो के द्वारा, ताकि स्पेस के अंदर में 10 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा, तो यहाँ पर रेंज थोड़ी और बढ़ा रखी है क्योंकि चीज़ें टाइम टू टाइम बढ़ती रहती हैं। लगभग यहाँ पर 3,500 किलोमीटर जो देखने को मिल रही है रेंज, और यहाँ पर एक ऑर्बिट में बात करें तो लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगी 2,000 किलोमीटर इक्वल टू द स्पेस ऑर्बिटल की जब बात करते हैं। तो इंटरनेशनल एफर्ट में हमारा भी एफर्ट है, ऐसा नहीं कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं भाई साहब, हम लोग बस गंदगी फैलाएंगे साफ नहीं करेंगे, नहीं, हम भी साफ करेंगे, पर लेकिन बात ये रहेगी साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो देखते हैं कितना बोझ यहाँ पर उठ पाता है और कितना सोल्यूशन यहाँ पर इसका निकल पाता है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आने वाले टाइम के हिसाब से, अगर आप लोग देखोगे तो, है कि नहीं। इसमें अगर बात करें यहाँ पर यूएन के 5 ट्रीटी भी हैं जो कि डील करते हैं स्पेस की एक्टिविटीज के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली अभी न्यूज में भी थी, यहाँ पर यूएसए ने बोला था कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे, ऐसी भी बात निकल कर आई थी। द आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, इसमें क्या था,
ट्रीटी जो है ये बात करती है कि जो स्टेट्स हैं वो एक्सप्लोर करेंगे किस तरीके से यूज कर सकते हैं आउटर स्पेस को, मून को, या फिर दूसरी जो सेलेस्टियल बॉडी है इनकी दूसरी जो भी यहाँ पर बॉडी है स्पेस के अंदर में, पर लेकिन ये पीसफुल पर्पज के लिए करेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पर अपना मिलिट्री जोन बनाना स्टार्ट कर दिया, पर लेकिन अभी आने वाले टाइम में ये आप लोग को देखने को मिल सकता है कि स्पेस की आप लोग को पता है कि आर्मी होगी धरती पर, नेवी होगी पानी पर, एयरफोर्स हो गई आसमान के अंदर में, पर लेकिन स्पेस में भी अगर इन्होंने अपनी कल को चलकर फोर्स बनाने स्टार्ट कर दी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बातें भी की थी, तो कल को चलकर ऐसी भी चीजें देखने को मिल सकती है कि स्पेस के अंदर लड़ाई होगी जाकर। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को रेस्क्यू करना है, तो रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968, ये यहाँ पर एस्ट्रोनोमर अगर कोई दिक्कत में आ जाता है तो कैसे उसको धरती पर लेकर आना है, कोई दिक्कत हो जाती है। लाइबिलिटीज कन्वेंशन 1972, किसी का सैटेलाइट किसी के यहाँ जाकर गिर गया, कोई मर गया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इतने लोग धरती पर रहते हैं। इसी के साथ में द रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976, ये बोला गया कि किस तरीके से यहाँ पर आज की बात की कन्वेंशन ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो लॉन्च किए जाते हैं आउटर ऑर्बिट में, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि पता तो चले किसका माल कहां पर जाकर गिर रहा है, कौन कहां बदतमीजी फैला रहा है, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मून एग्रीमेंट 1979, ये एग्रीमेंट ऐसा था जिसमें यहां पर बात की गई कि जो भी यहां पर मून है और दूसरी जो बॉडी है उसके लिए काम करना है, और इंडिया इन पांचों का सिग्नेटरी है, पर लेकिन 4 रेटिफाई की हैं। रेटिफाई मतलब हमारी पार्लियामेंट ने कंफर्म किया है, मून वाला भी कंफर्म नहीं किया है। रीजन क्या है, अभी हम लोग खुद के अपने वहां पर सिस्टम भेज रहे हैं, कल को इनके चक्कर में पड़कर हम अपने सिस्टम हम लोग को कम करने पड़ेंगे। हमारे अभी यहाँ पर चंद्रयान चल रहे हैं 1 2 3, तो आप लोग समझ सकते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस सिस्टम पे, तो क्यों अपने पैरों में हम लोग को बेड़ी डालनी है। तो इसलिए चौथा इनके 5वां हम लोगों ने अभी रेक्टिफाई नहीं किया है, साइन सारे कर लिए, पर लेकिन पार्लियामेंट से कंफर्मेशन अभी यहाँ पर इसको नहीं दी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इनमें से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से कोई भी पूछा सकता है कि ये पर्टिकुलर किस पर्पज के लिए है, तो अगर माइंड में क्लैरिटी होगी तो इसको आप लोग कभी भी कंफ्यूजन में होकर गलत नहीं करोगे। प्यारा सा क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर में, तो देख लो कि बात की जा रही है कि कौन सा डील करता है मेनली डैमेज कोज बाय द स्पेस ऑब्जेक्ट टू द अदर स्पेस एसिड्स, बट इट ऑल्सो अप्लाइज टू द डैमेज कोज बाय द फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो कौन सा यहाँ पर इसके लिए काम करते हैं, ये बात की जा रही है बेसिकली रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968, लाइबिलिटीज कन्वेंशन 1972, मून एग्रीमेंट 1979 या आउटर स्पेस ट्रीटी। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज वाला काम करेगा ना, क्योंकि लाइबिलिटी है तुम्हारी, वैसे यहाँ पर दिक्कत हुई है तो तुम ही यहाँ पर इसका हर्जाना भरोगे भाई साहब। तो ये इसके लिए यहाँ पर आंसर क्या हो गया, आंसर इसके लिए यहाँ पर बी हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन जाएगा, आप लोग बोलोगे कहां से आ गया भाई साहब, यहाँ से आ गया। ध्यान से लेक्चर सुनोगे तो एग्जाम में छूटने नहीं दूंगा क्वेश्चन को, इस बात की गारंटी देता हूं। पर लेकिन जो पढ़ा रहा हूं उसको ढंग से पढ़ लेना और बस रिवीजन कर लेना, फिर देखो मजा आ जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में अगर आप लोगों से पूछ ले किसका है, इसरो का है। जी हाँ, बिल्कुल इसरो का है। प्रोजेक्ट नेत्रा जो है ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस डिटेक्ट डेब्रीज के लिए और हैजार्ड्स जो सैटेलाइट्स हैं टू द इंडियन सैटेलाइट्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, नेत्रा जो है ये एक तरीका गोल है ताकि कैप्चर किया जा सके जीरो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर में, क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट वहां पर भेजे जाते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आसान सा क्वेश्चन अभी पढ़ा है डिटेल में नेत्रा प्रोजेक्ट आप लोगों को, तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है ये आप लोग यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल रही है। ऐसा है क्या, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। यहाँ पर ये जियो स्टेशनरी है यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें क्या लिख दिया है, यहाँ पर जियो सिंक्रोनस लिख दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, ना कि डी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये स्पेस डेब्री के बारे में। स्पेस डेब्री जो होती है वो नेचुरल और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में आप लोगों को बात करते हैं कि नो लॉन्गर सर्व एज द यूजफुल पर्पज, यानी कि अब उसका कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पर, यानी कि बिल्ला इंसान घूम रहे हैं। ये टूटे हुए फूटे हुए जो ग्रह के टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंटेड या कोई भी ऐसा रॉकेट हो गया, उसके सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो क्या है यहाँ पर सही आंसर अगर बात करें, ओनली 1 ओनली 2 बोथ या फिर नन। इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर मैन मेड बोला गया, नेचुरल को डेब्री नहीं बोलेगे आप लोग यहाँ पर, यानी कि कोई नेचुरल जो चीजें घूम रही है तो नेचुरल को नहीं बोलोगे, ये ध्यान रखना। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, फिर बोलोगे कहाँ से आ गया, और इनकरेक्ट पूछ ले तो आप लोग गलत भी करके आओगे, है कि नहीं। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात है। ये कैसा क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया कि डिस्कस द अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हेल्प इंडिया इन इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर एक बार ढंग से कंप्लीट कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ों के आंसर आप लोग दे पाओगे यहाँ पर। और जब आंसर राइटिंग आप लोग करते हो ना, साथ साथ में प्रीलिम्स की भी तैयारी होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं आंसर राइटिंग के लिए, है कि नहीं। तो ये है कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी। फिर भी कोई डाउट हो, समस्या हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है,
दोस्तों अभी रिसेंटली 7 ऐसे इंडियन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट मैच करने के लिए आता है। यूपीएससी के साथ साथ में स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना। जैसे एक पर्टिकुलर बच्चा है, उसका सिलेक्शन हो गया, दूसरा बच्चा जो है वो बेचारा बेरोजगार है, तो जो सिलेक्शन वाला बच्चा है वो बेरोजगार वाले को बात क्या करेगा, और क्या अभी भी ऐसे ही घूम रहा है, कुछ नहीं हुआ, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट है, उसको जीआई टैग का दर्जा मिल गया, तो जीआई टैग वो प्रोडक्ट है जिसका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। और जो बाकी के प्रोडक्ट हैं वो वैसे हैं जो बेरोजगार है, उनको कोई बेचारों को पूछ नहीं रहा है। जीआई टैग का प्रमोशन होगा अच्छे लेवल पर, यानी कि हर एक इंसान जीआई टैग के बारे में बात करेगा। पता है लड़के ने कितनी मेहनत करी है जीआई टैग लेने के लिए, है तब जाकर कंधे पर स्टार लगे जीआई टैग के, तो वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और नॉर्मल क्या है, वो कहेगा बेरोजगार है, ऐसे ही निठल्ला, घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अदरवाइज मत लेना, बस बताने के लिए बोला है। टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों को पता चलेगा, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले ये बता दूं जीआई टैग किस किस को यहाँ पर फिलहाल अभी मिला है। ये जीआई टैग मिलता कहाँ से है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है चेन्नई के अंदर में, वो यहाँ पर जीआई टैग, जिसको हिंदी में भौगोलिक संकेतक बोलते हैं, उसका दर्जा प्रोवाइड कराता है। ये जो पर्टिकुलर दर्जा मिलता है ये एक ड्यूरेशन के लिए मिलता है, 10 से 15 सालों के लिए। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ये इंजॉयमेंट कर पाता है, जैसे नहीं सिलेक्शन होने के बाद में 50-60 सालों तक इंजॉय करते हो, यहाँ पर ये 10 से 15 सालों तक इंजॉय करता है, उसके बाद में इसको रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो जीआई टैग दिए गए यहाँ पर, ये कुछ नए क्राफ्ट्स हैं हमारे देश के, कुछ नई शिल्पकारी आप लोग बोल सकते हैं। जैसे जैसलमेर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, सॉरी जैसलमेर नहीं, यहाँ पर ये है जलसर, ठीक है। तो जलसर का जो धातु शिल्प है उसको दिया गया, और ये कहाँ से निकल कर आता है, उत्तर प्रदेश से निकल कर आता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैसलमेर के बारे में बेसिकली जलसर मीन्स के साथ में कनेक्ट कर आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि राजस्थान से आप लोग को 4 जीआई टैग देखने को मिलेंगे, टोटल 7 है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग हैं, 4 राजस्थान से, ठीक है। अभी यहाँ पर जलसर धातु, इसलिए अगर यूपी से आप लोग आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर गोवा के बारे में बात की जा रही है। गोवा का बड़ा ही फेमस आम है, जिसको यहाँ पर मनकुराड़ आम के नाम से आप लोग जानते हैं, मनकुराड़ मैंगो। और यहाँ पर इसका दूसरा भी नाम हुआ करता था, मैंने कहते घर में कुछ और सिटी में कुछ और नाम, ठीक है, कॉलेज में कुछ और नाम, इसको मलकोरडा भी बोला जाता था, ठीक है। तो ये एक अनूठी किस्म है जो कि अपने ही आप में अपनी बादशाहत लेकर चलती है कि भाई साहब हम भी हैं मार्केट में, ठीक है। और अब तो आमों के बीच में कहेगा कि ओए जीआई टैग वाला हूँ, दूर हट, ठीक है, हवा आने दे वो वाली बात है। नेक्स्ट यहाँ पर गोवा के बारे में बात की तो गोवा का बेबिंका क्या है, एक तरीका हलवा है, जो इंडो पुर्तगाली हलवा आप लोग बोल सकते हैं। ये एक ऐसी एक तरीके से डेजर्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो क्वीन ऑफ गोवन डेजर्ट के नाम से भी इसको आप लोग जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से यहाँ पर पूछा जा सकता है मैच करने के लिए। इसी के साथ में राजस्थान से उदयपुर के बारे में बात की जा रही है, तो उदयपुर की यहाँ पर कोफ्तगारी धातु जो है बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है। बीकानेर की यहाँ पर कसीदाकारी जो क्राफ्ट यानी कि शिल्प है उसके बारे में बात की जा रही है। कसीदे कसने नहीं कहते पुराने टाइम पे, क्या कसीदे कस रहे हो बैठे बैठे, वो वाली बात है। जोधपुर के बारे में बात करें तो यहाँ पर यह है वधेज जो क्राफ्ट है यानी कि शिल्प है उसके बारे में बात की जा रही है। और बीकानेर का यहाँ पर उस्ताद कला क्राफ्ट उसको यहाँ पर दिया गया, यानी कि कलाकारी को भी यहाँ पर दिया जाता है। टोटल आप लोगों के एरिया में, आप लोगों के स्टेट में कितने जीआई टैग मिले हैं ये आप लोगों को बताना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है, इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आप लोगों को बता दूं जहां से और क्वेश्चन बनते हैं। ये तो करंट की बात हो गई, अब स्टैटिक भी होगा ना कुछ इसके पीछे। जी हाँ, स्टैटिक भी इसके पीछे। हमारे देश के अंदर में कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में यहाँ पर ये चीजें कंफर्म की जाती है, इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट है अगर बात करें तो इसके लिए है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखना है तो DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रमोशन करने की बात की जा रही है एक तरीके से, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आता है। अभी रिसेंटली यहाँ पर इसका लोगो निकाला गया था, ये लोगो है आप लोगों के सामने, ये ट्राई कलर लोगो है, 3 कलर का लोगो है। ये किसके द्वारा लोगो दिया गया था ये आप लोगों को बताना है। इसके नीचे एक पर्टिकुलर यहाँ पर लिखा हुआ स्लोगन, इसको बोलते हैं अतुल्य भारत की अमूल्य नदी, यानी कि इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया।
ये स्लोगन और ये लोगो अलग अलग इंसान के द्वारा दिया गया था। तो जो लोगो था वो किसके द्वारा दिया गया, ये मैंने आप लोगों से पूछा है। और जो टैग लाइन है ये किसके द्वारा दी गई, तो ये आकांक्षा त्रिपाठी के द्वारा दी गई। एक का आंसर आप दीजिए, एक का आंसर मैंने आप लोगों को दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो जीआई टैग जो है यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को अगर मिल रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है मार्केट में, जैसा मैंने बताया। फायदा ये रहता है कि उसका डुप्लीकेट अगर कोई करेगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी रेप्यूटेड प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से किसी ऐसे प्रोडक्ट को कॉपी करना जिसको कोई जानता नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है, पर ऐसे प्रोडक्ट को कॉपी करना तो उसको लोग अक्सर पकड़ जाते हैं जरा सी देर में, अच्छा उसका कॉपी मार रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीजें यहां पर देखने को मिलती है। और उससे क्या होता है, उसकी इमेज खराब होने से बच जाती है कि हाँ ये इसको रोका जाता है कोई ऐसी हरकतें करेगा। ताकि देखिए दार्जिलिंग की टी को अगर दूसरी कोई टी दार्जिलिंग का नाम लगाकर बेची जाएगी तो इमेज खराब तो दार्जिलिंग की टी की होगी ना। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। हमारे देश के अंदर में सबसे पहले जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक का दर्जा किसको दिया गया था, ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, इसका भी आंसर आप लोगों को देना है। तो देखता हूं कौन से आंसर देता है। ये सारे वो टॉपिक हैं जो रेगुलरली न्यूज में आते रहते हैं, ठीक है। तो ढंग से तैयार करके जाना एग्जाम में। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पर मैं कवर करूंगा, और खासकर ये एक ऐसी स्कीम है जो कि काफी लंबे समय तक न्यूज में रही और एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड वैसे है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के हो जाते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के द्वारा काफी डिटेल में ये टॉपिक जो है वो कवर किया गया है। अब से कुछ दिनों पहले यहाँ पर हमारे देश के अंदर में एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम था पीएम श्री, पीएम प्राइम मिनिस्टर श्री SHRI। इस श्री की एक फुल फॉर्म थी जिसको बोला गया था प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। यानी कि हमारे देश के अंदर में स्कूल जो हैं वही हमारे देश को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2022 में। अभी क्यों पढ़ा रहे हो सर, ये तो स्कीम जो है पुरानी है। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2022 में, पर लेकिन ऐसा नहीं 2022 के लिए ही थी स्कीम। 2022-23 से लेके ये स्कीम बोला गया था 2026-27 तक चलने वाली है। तो इसलिए ये स्कीम जो है आगे भी आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेगी। अब इंपॉर्टेंस क्या है इस स्कीम की अगर देखा जाए, और ये अभी न्यूज में क्यों है, अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसके लिए फंड एलोकेट करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो बोला यह गया कि 6200 स्कूल को अभी यहां पर इस स्कीम के तहत में फंड दिया गया है ताकि वो जो स्कूल हैं उनको ग्राउंड लेवल पर मॉडर्न स्कूल में कन्वर्ट किया जा सके इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में आ गई थी। सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर इसके अंदर में यह है कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल बॉडीज के अंदर में इंक्लूड जो केवीज जो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनको, या फिर कोई म्युनिसिपैलिटी के द्वारा कोई स्कूल चलाया जा रहा है, सबको यहां पर इस स्कीम के अंदर में कवर किया गया। इसके तहत में यहां पर यह बोला गया कि ये जो स्कीम रहेगी ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी। क्यों, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर आप लोग जानते हैं, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेकर आई और ये जो पॉलिसी है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है अपने एरिया में। क्यों, क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर में आने वाला टॉपिक है। और जब भी कोई टॉपिक समवर्ती सूची में आता है तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करती है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 60% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। बाकी अगर ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में जैसे कुछ स्टेट यूनियन टेरिटरी से हिली एरिया के हैं वहां पर 90% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% वो पैसा जो है स्टेट देगा, जो कि ज्यादा डेवलप स्टेट नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखना। इसके तहत में बोला गया था कि 14,500 के करीब जो स्कूल हैं उनको सिस्टमेटिक वे में डेवलप किया जाएगा। तो जिसके तहत यहाँ पर अभी रिसेंटली ये पैसा जो है वो प्रोवाइड कराया गया है, तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया है। तो क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा है इस स्कीम के बारे में, तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन सकता है। तो कंफ्यूज आना कतई नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा सा ये टॉपिक था, स्टार लगाने वाला एक स्कीम आप लोगों की यहां पर कवर हो गई। ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है यहाँ पर ये, और ये निकल कर आ रहा है आसाम से। यानी कि आसाम के अंदर में यहाँ पर रीलॉन्च की गई ड्राइव अगेंस्ट जो चाइल्ड मैरिज है इन सितंबर में, ये बात यहाँ पर बोली गई है। क्या है पूरा इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ।
चाइल्ड मैरिज जो है वो काफी ज्यादा प्रिवलेंट आसाम के अंदर में देखने को मिली, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यहां पर बढ़ती नजर आई कि चाइल्ड मैरिज यानी कि बच्चों का विवाह किया जा रहा था। और इससे पहले भी यहां पर कोविड-19 के ड्यूरेशन में और कोविड-19 के जस्ट बाद भी यहां पर इसके बारे में बात की गई थी। आसाम गवर्नमेंट ने यहां पर सितंबर 2023 के लिए लॉन्च किया गया, बेसिकली बोला जा रहा है कि ये फिर से लॉन्च किया जाएगा चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके। सीएम जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं ऑल द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की कोई भी ऐसा दिखे तो इफेक्टिव मेजर ले जाएं, उसको रोका जाए। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है वो अभी डाउन करने की बात की जा रही है। 2022 में जो थे यहां पर 5282 थे, अब 4084 करीब देखने को मिल रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन ड्रास्टिकली ये है रिड्यूस हुए, ये लगभग 29 यानी कि 30,000 से लगभग 14,000 पर आ गए, यानी कि लगभग 50% रिड्यूस कर दिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब किसी बच्चे की शादी हो जाती है ना, ये समझो उसकी उम्र जो है वो बर्बाद हो जाती है, खासकर जब लड़की के बारे में बात करते हैं। इतनी कम उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती है और इसके बाद में उसकी जच्चा और बच्चा दोनों की जो जान है वो खतरे में पड़ जाती है। उसकी एजुकेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, वो काम काज में थोड़ी रोटी बर्तन करने में इतना लग जाती है कि आगे की लाइफ जो है वो बर्बाद होती है यहां पर नजर आती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें यहां पर, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग को दूर करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये आप लोगों के लिए है। कोई भी इसके बारे में अच्छा, चाइल्ड लेबर के बारे में किस आर्टिकल के अंदर में डिस्कस किया जाता है जरा बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये अर्थव्यवस्था यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। इंडियन जीडीपी के बारे में बोला जा रहा है कि वो 6 ट्रिलियन पहुंचने वाली है 2030 तक का, यानी कि जो ये अभी ड्यूरेशन है ना यार हमारे देश के अंदर में, ये 2023 से 24 से लेकर आप लोगों को जो आगे ये 5-6 साल देखने वाले हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत ही प्यारे साल होने वाले हैं। जिस लेवल पर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हमारे देश में हर एक इंसान जो है आज की डेट में कुछ ना कुछ काम धंधा करने के मोड में है। इसकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव चीज देखने को मिलेगी और साथ ही साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर टेक्नोलॉजी भी काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है, ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंडियन जीडीपी 6 ट्रिलियन होगी, ये चार्टेड रिसर्च के द्वारा यहाँ पर बेसिकली बताया गया है। तो स्टैंडर्ड चार्टेड जो इंडिया रिसर्च की टीम के द्वारा यहाँ पर ये पब्लिश किया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हाउस होल्ड का जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो भी यहां पर आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि ऐसा है कि इंसान जो है आज की डेट में जितना खर्च करेगा उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में आएगी। मान लीजिए आप लोग हर एक इंसान जो है कोई ना कुछ सामान खरीद रहा है, तो मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ेगी तो और ज्यादा लोग उनको खरीदने के लिए आएंगे, तो चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो उसके चलते आप लोग देख सकते हैं तो डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल जो इंक्रीज होगी यहां पर, खासकर पुश किया जाएगा डिजिटलाइजेशन 2030। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल पर चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखो इंसान के हाथ में पैसा होगा तो वो कुछ खर्च भी करेगा। सोचो अगर आप लोगों को अभी यहां पर फिलहाल 1 लाख रुपए दे दिए जाएं और आप लोगों को बोला जाए कि 1 लाख रुपए आप लोगों को यहां पर एक दिन के अंदर में खर्च करने हैं, तो कौन सी चीज होगी जहां पर आप लोग खर्च करना पसंद करोगे, आप लोग खुद बताइए। तो ये जरूरी है चीजों में बैलेंस बनाकर चलना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अवार्ड एंड ऑनर के बारे में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है जब हम लोग बात करते हैं अवार्ड के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यहाँ पर कंफर्म किया गया है लोकमान्य तिलक ये नेशनल अवार्ड, ये एक पुणे के अंदर में इवेंट हुआ, तो वहां पर इनको ये अवार्ड जो है ये कंफर्म किया गया। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पर लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है यहाँ पर ये बेसिकली अवार्ड जो है यहाँ पर जो दिया गया यहाँ पर, तो दीपक तिलक जो कि प्रेसिडेंट है यहाँ पर तिलक स्मारक जो मंदिर ट्रस्ट है उसके उनके द्वारा दिया गया। और अवार्ड जो है ये 1983 में बनाया गया था तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, और हर साल ये 1 अगस्त को यहाँ पर दिया जाता है जो डेथ एनिवर्सरी है लोकमान्य तिलक साहब की। तो यहाँ पर उनका जो कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं उसकी याद यहाँ पर ये दिलाता है। अगर आप लोगों को पता होगा बेसिकली तिलक जी के बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक को उनको कॉमनली हम लोग लोकमान्य तिलक जी के नाम से भी जानते थे। काफी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और उनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया था स्वराज या फिर सेल्फ रूल जब हमारे देश के अंदर में इंप्लीमेंट किया गया। और इन्हीं के द्वारा बोला गया था, आप लोगों को याद होगा नारा कि स्वराज जो है इज माई बर्थ, एक तरीके से बर्थ राइट यानी कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और आई शैल हैव इट यानी कि मैं इसको लेकर रहूंगा। तो यानी कि ये ऐसा जोशीला नारा जो कि लोगों की नहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो लोगों की जिंदगी में एक तरीके से सुन के भी लहू भर देना, एक तरीके से ऐसा नारा इनके द्वारा यहां पर दिया गया था। इसी के साथ में अगर बात करें, जैसे एक्सट्रीमिस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं,
तो बाल लाल पाल के बारे में आप लोग जानते हैं यहाँ पर, तो उनमें से एक आप लोग को ये भी देखने को मिले जो कि यहाँ पर तीनों को मिलाकर बोला जाता था, ठीक है। बाल लाल बाल पाल, तो बेसिकली आप लोगों को बिपिन चंद्र पाल, इसी के साथ में लाला लाजपत राय, और यहाँ पर इनका नाम आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिक चीज है यहाँ पर जो कि आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने सुना है कि इलोन मस्क जो है वो एक प्राइवेट पर्सन है और स्पेस के फील्ड में बहुत अच्छे से काम करते हैं। उनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। इसी पैटर्न पे अगर हमारे देश के अंदर में प्राइवेट लोग जो हैं काम करने के लिए अगर आगे आए तो सोचो हमारे देश के अंदर से भी कितने सारे इलोन मस्क जो हैं वो निकल कर आ सकते हैं। पर लेकिन होगा कब, जब उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर स्पेस टेक है जिसका नाम है पिक्सल, अब उसको इंडियन एयरफोर्स के लिए सैटेलाइट बनाने के लिए अलाउ किया गया है। तो ये काफी बड़ी बात है। अब तक ये सारे काम इसरो और हमारे देश में डिफेंस के फील्ड में डीआरडीओ काम करती थी। इसरो जो है वो बेसिकली पीसफुल पर्पज के लिए नॉर्मली काम करती है और डिफेंस के लिए डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो यहां पर जो काम करेगा ये स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल, ये सैटेलाइट बनाएगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। और यहां पर जो आईडीएक्स है यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस में यहां पर ये अवार्ड मिला है। तो यहां पर एक तरीके से ग्रांट दिया जाएगा जो कि पिक्सल जो है काम करेगा, स्मॉल मल्टीपर्पज सैटेलाइट बनाएगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। आईडीएक्स जो है यहां पर एक इनिशिएटिव है जिसमें स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, और उसका एम ये था कि एरोस्पेस के फील्ड में और डिफेंस के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके चीजों को आगे लेकर आया जा सके और ग्राउंड लेवल पर चीजों को इंप्रूव किया जा सके। तो उसी का एक जीता जागता उदाहरण है यहां पर ये। तो क्वेश्चन कल को पूछ ले कि किसके द्वारा यहां पर ये काम किया जा रहा है, तो याद रखना पिक्सल के द्वारा यहां पर काम किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स के लिए यहां पर ये बेसिकली चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज आप लोगों के लिए हो जाती है, खासकर अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रैंकिंग में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो ये भी न्यूज उसी से निकल कर आ रही है। इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अभी एचडीएफसी बैंक जो है आप लोग समझ सकते हैं देश में सबसे इंपॉर्टेंस रखने वाला बैंक बनता हुआ जा रहा है। अभी एसबीआई को भी पीछे छोड़ गया है और ये बात बोली गई है CRISLI जो कि ये बैंकिंग रैंकिंग है हमारे देश के अंदर में प्रस्तुत की जाती है, इसमें ये बात सामने निकल कर आई। ये एक रेटिंग एजेंसी है जिसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस, ये बेसिकली इंडिया लिमिटेड के नाम से आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो CRISIL इसका फुल फॉर्म आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा। ये एनालिसिस करती है कंपनीज के और उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड कराती है। तो हमारे देश के अंदर में जो एसबीआई है उसको भी पीछे छोड़कर यहां पर एचडीएफसी जो है वो आगे निकल गया है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं 2022 था उसमें एसबीआई टॉप पर था, आईसीआईसी जो है यहां पर और तीसरे नंबर पर एचडीएफसी। अब आप लोग देखें यहां पर पहले नंबर पर एचडीएफसी आ गया, दूसरे नंबर पर एसबीआई, तीसरे नंबर पर एक्सिस और चौथे नंबर पर आईसीआईसी बैंक आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो मार्केट में प्रेजेंस है बैंक की उसके बेस पर आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसी में जो होड़ लगी रहती है, जो एक तरीका कंपटीशन है वो नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई जगह आईसीआईसी जीत जाता है, कई जगह एचडीएफसी जीत जाता है। आप लोग का अकाउंट किस बैंक में बताओ, ठीक है, उसमें चोरी की जाएगी ये बोलोगे कि सर पहले जॉब तो लग जाने दो उसके बाद कर लेना है चोरी करके फिर बच्चों को जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे जो बेरोजगार नवयुवक है उनको है चलिए, तो ये एचडीएफसी के बारे में बेसिकली बातें और यहाँ पर ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री जो है एक्सपीरियंस करिए ओवरऑल 16% ग्रोथ, तो ये अच्छी बात है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें कि हमारे देश में लोगों के अकाउंट खोले गए और आज की डेट में हर एक इंसान के पास में अकाउंट आप लोगों को देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं स्पोर्ट के बारे में। स्पोर्ट वाला सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये तमिलनाडु के जो सीएम है जिनका नाम है स्टालिन साहब, उनके द्वारा कार्बन जीरो टफ जो है वो यहां पर इनोग्रेट किया गया एशियन चैंपियनशिप जो ट्रॉफी के लिए। सबसे पहले तो यहां पर जो शब्द यूज किया है TURF, तो ये टफ क्या होता है? ये टफ होता है जो पिच जिसके ऊपर में हॉकी खेली जाती है। और ये कार्बन जीरो का मतलब क्या है, यानी कि इसके अंदर में कोई भी ऐसा मटेरियल यूज नहीं किया गया जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। 80% शुगर कैन का इस्तेमाल इसमें किया गया, यानी कि गन्ने का इस्तेमाल किया गया। तो इसकी वजह से यहां पर ये आप लोगों को न्यूज में भी देखने को मिल सकता है कि आखिर ये क्या न्यूज है। तो डायरेक्ट अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। अभी यहां पर ये चीजें जो आप लोगों को देखने को मिलेगी चेन्नई के अंदर में, ये है मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम। तो यहां पर बेसिकली आप लोगों को यहां पर ये पूरी की पूरी जो है
टूर्नामेंट जो है होती हुई नजर आएगी। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ये यहाँ पर अभी स्टार्ट हो रही है, बेसिकली 3 अगस्त से 12 अगस्त तक यहाँ पर ये ट्रॉफी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो गेम्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग कंफ्यूजन में मत रखना, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे Q&A सेशन के बारे में, जो कि आप लोगों का स्कोर बूस्ट करने का काम करेगा, या फिर कौन बनेगा छोटू करोड़पति भी आप लोग बोल सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर यही नाम बोला करो, मजा आता है सुनकर। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड जो लाइब्रेरी, जो एक तरीके से जो लाइब्रेरी सोसाइटी थी उसका नया नाम चेंज कर दिया गया है अभी सरकार के द्वारा। तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो इंदिरा मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, प्रेसिडेंट म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, फ्रीडम फाइटर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। देखो ये तो बड़ा एक तरीके से ऐसा ऑप्शन है कि आप लोग स्टार्टिंग में इसको एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर बात की जा रही है जो बेसिकली एक तरीके से कहीं ना कहीं जो म्यूजियम है उसके बारे में जो बात की जा रही है। तो यहां पर जब यहां पर क्या है, यहां पर इंदिरा गांधी जी के नाम पर है, तो प्रेसिडेंट के नाम पर तो ये होने से रहा, ठीक है। एक बार को आप लोग ये बोल सकते हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो। बाकी डिस्कस करेंगे आगे। बोला गया कि विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन 2023, 2022, 2023 में? ये राजस्थान, तमिलनाडु, केरला और यहां पर राजस्थान, ये बेसिकली कर्नाटका। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है कि विच कंपनी, यहां पर बात की जा रही है लॉन्च द इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम टू एड द स्मॉल न्यूज पब्लिशर। तो यहां पर एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये किसके द्वारा काम किया गया है? तो बात की जा रही है गूगल, ट्विटर, मेटा या फिर माइक्रोसॉफ्ट। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर विच इंस्टीट्यूट इशू द गाइडलाइन ऑन द प्रोडक्ट ऑफरिंग बाय ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, यानी कि OBPP? आरबीआई, नाबार्ड, सेबी या फिर एसबीआई? सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में सीसेट के क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट करो, फिर आप लोगों को इसका आंसर बताया जाएगा और अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। और बाकी देखो क्वेश्चन को जो पूछा जाता है ना, ये जस्ट रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं ताकि आप लोगों का माइंड जो है थोड़ा सा चर्निंग करता रहे। वरना अच्छे से आप लोग कोशिश करो कि अपने जो है पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर जरूर प्रैक्टिस करते रहो, अगर चीजों को अच्छे से करना चाहते हो तो। इंपॉर्टेंट जो प्लेस है यहाँ पर, इसमें है यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो ये आप लोग देखते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है। ये है बेसिकली गुरुग्राम के अंदर में, हरियाणा के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लगभग 50 किलोमीटर है दिल्ली से, ठीक है। और ये काफी मेजर एक हैबिटेट है फॉर द एक्वेटिक बर्ड्स, खासकर जो बर्ड वॉचर के लिए एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट है। 2021 में इसको रामसर साइट का दर्जा जो है दिया गया। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, आप लोग सर्च करना, इसको टॉपिक को मैंने पढ़ाया भी था, उसमें ये आप लोग को रास्ता पड़ता हुआ भी यहां पर नजर आता है, ठीक है। इसी के साथ में नील गाय वगैरह भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, बेसिकली नील गाय एंटीपोल्स। तो ये बात बताई गई, इसका साइंटिफिक नेम भी यहां पर है, तो कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, इसके बारे में याद रखिएगा। अब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर इसका आंसर है क्या है? इसका है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में बातें करें कि विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन। यहां पर ये है किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है उसके द्वारा यहां पर ये वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन किया गया, जो बेसिकली 15 जून को ग्लोबल विंड डे। तो यहां पर उस टाइम पर भी ये बातें सामने निकल कर, सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर कि जो विंड है ना, एक तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जिसमें ज्यादा एफर्ट नहीं डालने हैं। वरना आप लोग जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज करते हो उसमें ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह, ये सारी चीजें, या फिर कुछ और भी आप लोग लेकर आ रहे हो जिससे आप लोग एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। विंड हवा चली और मजे में एंजॉय किया, और सबसे बड़ी बात है कभी खत्म होने वाला सोर्स भी नहीं है। तो ये एक अच्छे तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। और इसी के चलते लॉन्च किया गया था एक विंड एटलस, जिसमें यहां पर चीजों को मेंशन किया था। एटलस क्या होता है? जैसे लोकेशन आप लोग देखते हैं, ऐसे ही जहां जहां पर विंड से रिलेटेड यहां पर काम किया जा रहा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के द्वारा विंड एटलस भी तैयार किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के लिए बन सकता है ये भी, ठीक है। बाकी यहां पर किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? इंडियन नेशनल प्रोग्राम, इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो गूगल, आप लोगों ने देखा होगा पहले जो गूगल में ट्रांसलेशन हुआ करता था बड़ा ही बेकार सा रहा करता था, पर लेकिन अब इन्होंने काफी इंप्रूव कर दिया, इंडियन लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, गुजराती, मराठी, सारी काफी अच्छे लेवल पर आप लोग आज के डेट में अपडेट होती नजर आएंगी। तो ये काफी अच्छा बात है कि एक तरीके से गूगल जो है वो लोकलाइज हो रहा है, और हमारे देश में खासकर जो लोकल लोग हैं उनको इससे बहुत फायदा होगा जब ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो, ठीक है। आगे बात करते हैं कि
विच इंस्टीट्यूट इशू द गाइडलाइन ऑन द प्रोडक्ट ऑफरिंग बाय द ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। तो ये काम कौन करता है? बॉन्ड के बारे में बात करें तो याद रखना सारे काम सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पर ये काम करता है, ये याद रखना आप लोग। इसी के साथ में सेबी जो है वो अलाउ कर रहे हैं यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म को, ताकि एक तरीके से गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, इन सबको मिलकर काम किया जा सके। तो सेबी यहाँ पर बॉन्ड से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। सी सेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बाकी ये लोकेशन आप लोग की हो गई इंपॉर्टेंट, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। आइए अब आप लोग की इंग्लिश इंप्रूव करते हैं। अगर दिल से यार आप लोग इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे ना, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों की लाइफ में आप लोगों को इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो कोशिश जरूर करना, एटलीस्ट एक सेंटेंस एक शब्द के ऊपर फॉर्म करना, तो कुछ फायदा होगा, वरना तो शब्द डेली आते हैं नए और निकल जाते हैं, कुछ फायदा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला शब्द है यहाँ पर, यह है ग्रेटिस। ग्रेटिस मतलब निःशुल्क, यानी कि बिना किसी चार्ज के, ठीक है। जैसे अगर बोले तो यहाँ पर ये जो लेक्चर है इसका कोई शुल्क आप लोगों को नहीं लगता है। ये क्या है, बिल्कुल एक तरीके से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। इस लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं बेसिकली मैं, आप लोग बहुत सारी ऐसी चीजें जो YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता है। तो इसको बेसिकली ऐसा नहीं कि जहां पर चार्ज नहीं लगता है उसको कोई फायदा नहीं होता है, पर लेकिन हाँ ये है कि उसको इंपॉर्टेंस देना है। बहुत सारी से हवा है उसका चार्ज नहीं लगता है हमारा, ठीक है। पानी है उसका चार्ज नहीं लगता है, हालांकि जो खरीदा जाए मार्केट से वो अलग बात है, पर लेकिन यहाँ पर निःशुल्क वर्ड ऐड करने का मतलब ये कि हाँ कि इसका कोई पेमेंट मत करना, ठीक है, ये बोल सकते हैं। जैसे नहीं एक तरीके से कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आपकी पीडीएफ जो है वो किसी पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप में बेची जा रही थी, ठीक है। तो यहां पर जब फ्री में मिल रही है तो आप लोग खरीदते क्यों? टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आप लोग इसको आसानी से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये शब्द आप लोग सेंटेंस जरूर फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर इनक्रेडुलस। तो यहाँ पर इनक्रेडुलिटी तो ये होता है एक तरीके का शक, यानी कि एक तरीके से बोलते हैं कि शक हो गया उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द आप लोगों से है यहाँ पर, इसके ऊपर भी सेंटेंस फॉर्म करना। तो अनसर्टेनिटी की बात आती है, जब शक होता है तो हेजिटेशन रहती है, कई बार ढंग से इंसान काम नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फिनेंस, ये है चालाकी, एक तरीके से चालाक बना घूम रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो चालाकी मतलब एक तरीके से ना जो चीजें हैं उसको अलग तरीके से करने की कोशिश करना, किसी चीज को, इंसान को जो है अलग तरीके से दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लिम, ये होता है उदास। स्टेल्थी होता है एक तरीके से गुप्त रखना चीजों को, कि हाँ किसी को पता ना चले। माने कुछ लोग ऐसे होते हैं, छुपे रुस्तम बोलते हैं ना, कि छुप छुप कर सारे काम कर ले जाते हैं, कई सारे दोस्त आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो आप लोग बेसिकली एनडीए सीडीएस की अगर तैयारी करें तो एंटोनिम सिनोनिम्स आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं, ओके। और इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात, जो कि कई सारे बच्चे जो हैं एक तरीके से पूछ रहे हैं कि सर और कोई बैच आएगा क्या? यार ये बात मैंने आप लोगों को पहले बताई है कि कोई भी बैच जो है वो नहीं आएगा। जो अभी कोर्स चल रहा है अभी आप लोगों को वही देखने को मिलेगा। अभी इसके लिए कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि वो कोर्स है सिस्टमेटिक वे में लॉन्च किया जा रहा है। जब भी चाहो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे लेवल पर आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो वो मेनली है ही है। तो एक एडवांस लेवल पर आप लोगों को तैयारी करने को मिल जाएगा। तो ये आप लोग जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है तो इसको आप लोग जरूर फायदा उठाना। और अगर ऑप्शनल अगर पीएसआईआर है और सोशियोलॉजी है तो जस्ट अभी स्टार्ट हुए, तो दोनों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जितना लेट करोगे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अभी से ही कवर कर लोगे तो चीजें ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल पाओगे। तो ये एक सजेशन है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी वाले के नीचे क्वेश्चन अपना पोस्ट किया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हिंदी के लिए अलग से यहां पर ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलता है जो हिंदी के क्वेश्चन के आंसर देता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश के नीचे पोस्ट किया करें। और अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन एनालिसिस नहीं कर रहा है, कोई आप लोगों को फीडबैक नहीं दे रहा है, तो ये डेमो आंसर इसीलिए है। मैंने बताया कि जो ये डेमो आंसर पोस्ट कर रहे हैं वो 3 बार मेंस लिख चुके हैं और इंटरव्यू भी दे चुके हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी यहां पर ये काम कर रही है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी क्या है इनकी। तो इसलिए लेवल के क्वेश्चन आप लोग को आंसर देखने को मिलेंगे। शायद ही आप लोग कहीं पर इनको सबको देख पाओगे जिस लेवल की चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो इनको फायदा उठाओ, स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, चाहे यूपीएससी की। एक लाइफ टाइम एक्सेस मिल रही है ओनली 499 में, ठीक है। समझ रहे आप लोग यहाँ पर लाइफ टाइम का मतलब क्या है, कि जब तक आप लोग चाहो तब तक प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग यहाँ पर बिना किसी टेंशन के। और हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को बेसिकली एक डेमो आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अच्छे से इसको एंजॉय करते हुए आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। पूरा प्रोसीजर क्या है ज्वाइन करने का वो आप लोगों को बताया, और ये एक वीडियो भी है जो आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग इसमें ऐड होना चाहते हैं तो। हेलो SLV यूज़र्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पेड कोर्स में जाकर और अपने कोर्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपना एप्लीकेशन का होम स्क्रीन खोलते हैं तो हमें ये पेड कोर्स का सेक्शन सबसे पहले दिखाई देता है। हमें इसको टैप करके ओपन करना है, और ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले माई कोर्स दिखाता है, जिसमें हमारा जो भी कोर्स परचेज्ड है वो होता है।
फिर होम आता है एंड देन ऑल कोर्स। हमें हमेशा ऑल कोर्स पर जाना है जब हमें कोई कोर्स परचेज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद परचेज़ करने के बाद हमें वो कोर्स अपने माई कोर्स में दिख जाता है। अब हम बात करते हैं क्लास नोट्स की। जो अभी कोर्स लॉन्च हुआ है क्लास नोट्स, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो हम उस कोर्स को व्यू कोर्स करेंगे। व्यू कोर्स करने के बाद हमें सब्जेक्ट पर या लाइव पर नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाना है। जैसे हम टेलीग्राम पर टैप करेंगे, वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं एंड व्यू करते ही आपका टेलीग्राम पेज खुल के ज्वाइन चैनल आ जाएगा। आपको यहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ओके, थैंक यू।